द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम। आज बहुत ही एक ब्यूटीफुल वर्क के साथ आए हैं हम। बहुत ही खूबसूरत इस बारी हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले ये नावल है और बाकी जो इसके अलग अलग जो पर्सपेक्टिव हैं वो हम जैसे जैसे मैं आपको आगे करवाता रहूँगा आपको समझ आता रहेगा। काफ़ी स्लाइड्स हैं इसमें और काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था स्पेशल इसके लिए, द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम। इसको लेके कैसे कैसे ये जो राइटिंग है किस तरह से डिटेक्टिव जॉनरा पे है, उसके साथ साथ शेरलॉक होम्स वगैरह इनका क्या इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद इसमें बाकी कौन कौन से क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग बन सकते हैं वो सभी बहुत ही डिटेल में मैंने समझा रखा है आपको। तो अब फटाफट शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। हर एक वर्क में हम थोड़ा सा एक वोट हो ऐसे इसमें जो है मार्क हेडिंग जो है उन्होंने मेटन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी थी। इतना रिलेवेंट नहीं है, हमें इतना ज़्यादा ये ध्यान नहीं रखना। हाँ, ही वर्क फॉर अ टाइम विद द पीपल विद डिसेबिलिटी। इन्होंने डिसेबिलिटी वाले लोगों बच्चों के साथ जो है काम किया और ऐसे लोगों के साथ काम किया। इसका डायरेक्ट आपको जो है रिफ्लेक्शन इनके वर्क में दिख सकता है और किस दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे पास सिलेबस में इसी वर्क में आप डायरेक्टली देख सकते हो डिसेबिलिटी का जो, और साथ ही साथ जो मैं आपको बताऊंगा कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सीन पे ऐसा लगता है कि वहाँ से ये इंस्पायर्ड है। इसके बाद इन्होंने एज एन इलस्ट्रेटर भी काम किया है। इलस्ट्रेटर का मतलब है जैसे कि मान लो कोई एक राइटिंग है, उस राइटिंग के ग्राफिक बना के जो है अलग बेसिस से प्रेजेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड इलस्ट्रेटर। कई राइटिंग जो होती है वो कहते हैं ना कि एक सिंगल पिक्चर जो होती है मोर देन 1000 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स जो भी बोलना आपको। तो एक इलस्ट्रेटर का एक बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने इलस्ट्रेशन और मैक्सिमम जो ग्राफिक उसमें है। तो कई कई सारे जो ग्राफिक वर्क है वो भी ये लेके आए थे। ही रोट ए नंबर ऑफ द सक्सेसफुल चिल्ड्रन बुक भी लिखा है इन्होंने बहुत सारा। द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम जब इन्होंने लिखना शुरू करा, ये जो वर्क है पहले ये छोटे बच्चों के लिए था, बाद में इस वर्क की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई और इसकी पोटेंसी लेवल को देखते हुए इस वर्क को फिर जो है एडल्ट के लिए भी निकाला गया। वैसे दो अलग अलग जॉनरा में इसको डिवाइड किया गया है। वैसे अगर बोले तो जॉनरा तो सेम ही है पर दो अलग फेजेस में इसको पढ़ाया जाता है या बच्चे या रीडर्स जो हैं वो इसे प्रेफर करते हैं। एक तो छोटे बच्चे भी और साथ ही साथ एडल्ट के लिए भी। बाकी थोड़ा सा इनके बारे में एथीस्ट से भगवान को नहीं मानते थे और वेजिटेरियन, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हाँ, यहाँ पे इस स्लाइड से जो भी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दैट द पीपल विद डिसेबिलिटी के साथ इन्होंने काम किया। इसका एक कोर रिफ्लेक्शन राइटिंग में ज़रूर देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्यूरियस इंसिडेंट। देखो इस नॉवल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो और ये जो क्रिस्टोफर हमारे पास जो सेंट्रल कैरेक्टर है, अ, ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ये होता किस तरीके के देखो, पहले के जब हम इसको पूरा रीड करेंगे तो मैं बताता रहूँगा कहाँ कहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है इस तरह के डिसऑर्डर से, ऑटिज्म से। ऑटिज्म में जो भी होता है इंडिविजुअल, वो उसका सोशल जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा, या सोशल हम बोलते हैं कि किस तरह से सोशली वाइज जो कनेक्ट होता है वो सोसाइटी से, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। यानी इस तरह का बच्चा जो है समाज से वो जुड़ नहीं पाता अच्छी तरह से, बाकी लोगों से बात नहीं कर पाता। पर एक तरह का ये डिसऑर्डर तो है ही है, पर इसके साथ साथ कुछ एक इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जो बच्चा है वो डरने लग जाता है अंदर से, ऐसा नहीं है। बाकी इंटेलिजेंसी फैक्टर्स भी अच्छी हो सकती है। ब्रेन का एक जो पार्ट है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है जिस वजह से सोशल कनेक्शन जो है वो बच्चा या वो इंडिविजुअल फॉर्म नहीं कर पाता, पर स्टिल उसका रीजनिंग और लॉजिकल जो माइंड सेटअप होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसी तरह का एक कैरेक्टर रखा गया। तो ऑटिज्म वॉज नॉट रिकोगनाइज 20th सेंचुरी तक ऑटिज्म के बारे में कोई भी बात नहीं। पर हाँ, ये बात थी कि 1980s के बाद जब साइंस और साइकोलॉजी ने, साइकोलॉजी वो भी साइंस ही है वैसे बेसिकली, तो इसने कदम रखना शुरू करा, तब इस तरह का हमें पता चला कि इस तरह का भी एक डिसऑर्डर होता है 1980s के बाद। और 2000 के बाद तो इस तरह के डिसऑर्डर को लोग जो है उसको समझने लगे कि ये भी एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसको लेके कैसे हमें आपस में जो है किन बच्चों को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, सोशल कोऑर्डिनेशन इनका कितनी बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सब कुछ। तो वही बता रखा है, पीपल ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दे आर्ग्यू द फंक्शन डिफरेंट देन अदर्स बट नॉट इन लेसर वे, है ना, वो बाकियों से अलग तरह से फंक्शन करती है। फॉर दिस पार्ट जब मार्क हेडन से पूछा गया कि आपने ऑटिज्म जिस तरह के कैरेक्टर को, ये जो कैरेक्टर है आपका ये जो क्रिस्टोफर, ये ऑटिज्म से इंस्पायर्ड है, तो मार्क हेडन ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि
मैंने इस तरह से कैरेक्टर को नहीं रखा, पर फिर भी जब आप इसको पूरे को पढ़ोगे तो लगेगा जो भी हमारे पास ये जो क्रिस्टोफर की जो क्वालिटी है वो सारी कुछ आपको एग्जैक्ट ऑटिज्म डिसऑर्डर से मैच होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो वो जैसे कहानी में मूव करेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। दी अदर बुक्स रिलेटेड टू द क्यूरियस इंसिडेंट, इस तरह की स्लाइड इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये पता चल सके कि जो राइटर है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है। तो जो क्रिस्टोफर इसमें बार बारी जो है रेफरेंसेस डालता है कि इसका दी हाउंड ऑफ द बास्करविले। ये आपके पास आई थिंक नॉवल 10th स्टैंडर्ड में या 11th 12th में आती है, कुछ बोर्ड ने लगवा रखा है इस तरह का ये जो वर्क है। तो क्रिस्टोफर जो है इसमें जो हमारे पास सेंट्रल कैरेक्टर है वो बार बारी एक रेफरेंस देता है दी हाउंड ऑफ द बास्करविले, ठीक है। शेरलॉक होम्स इसमें जो है जो मेन इसमें हम बोल सकते हैं डिटेक्टिव है, और ये स्टोरी जिसने लिखी है वो सर आर्थर कैनन डॉयल, जो बहुत ज़्यादा एक्सलेंट थे, परफेक्ट थे इस तरह के डिटेक्टिव कैरेक्टर को प्लेस करने में। तो शेरलॉक होम्स का इसमें बहुत जगह यूज़ है, क्योंकि इसमें जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है वो भी एक तरह के मर्डर मिस्ट्री को रिजॉल्व करता है। वो अलग बात है, ये जो मर्डर मिस्ट्री है वो डॉग की मिस्ट्री है। एक कुत्ता मर जाता है और उसके पीछे ये मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने निकलता है। तो वो जो आइडिया है किस तरह से जो डिटेक्टिव फिक्शंस राइटिंग लिखी जाती है, और इसमें जो क्रिस्टोफर है जो भी आइडियाज़ लेता है अपनी केस को रिजॉल्व करने के लिए, वो दी हाउंड ऑफ द बास्करविले जो है इससे लेता है। इसीलिए कहानी में जो हाउंड ऑफ बास्करविले से आइडिया क्रिस्टोफर ले रहा है, तो ये जो राइटिंग है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इससे ये क्ल्यूज़ निकालता है, फॉल्स क्ल्यू, लॉजिक, डिडक्शन, सब कुछ, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना आपको, जो क्रिस्टोफर इसका सेंट्रल कैरेक्टर है वो हाउंड ऑफ बास्करविले, जो शेरलॉक होम्स इसमें कि एक डिटेक्टिव फिक्शंस राइटिंग में जो एक सेंट्रल हीरो की तरह और डिटेक्टिव हीरो की तरह जो उसमें रोल प्ले कर रहा है, और वो जो राइटिंग है किसकी है, सर आर्थर कैनन डॉयल की। तो वहाँ से जो सेंट्रल कैरेक्टर है वहाँ से कुछ कुछ हिंट लेता है और फिर अपने केस को रिजॉल्व करता है। ये इस राइटिंग के कुछ जो है उसमें की फैक्ट्स को देख के चलते हैं। फुल टाइटल क्या है, द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम, ये फुल टाइटल है। कब लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है, ऑक्सफोर्ड बेसिकली इन इंग्लैंड, और उसके बाद पब्लिश कर गई 2003 में, यानी 21st सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में लिखी गई है ये राइटिंग। उसके बाद लिटरेरी पीरियड की अगर हम बात करें तो कंटेम्प्रेरी फिक्शंस राइटिंग है, यानी मॉडर्न राइटिंग जिसे हम बोलते हैं। और ये मॉडर्न में भी नहीं डालोगे, इसे पोस्ट मॉडर्निज्म का एक एक्सलेंट एग्जांपल है ये। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब है 21st सेंचुरी में जो राइटिंग लिखी गई है वो पोस्ट मॉडर्न राइटिंग है, उसमें बहुत ही अलग अंदाज से उसे लिखा जाता है, वो हम कवर करेंगे इसमें। जॉनरा क्या है, नॉवेल है ये। उसके बाद सेटिंग कहाँ पे रखी गई है, स्विंडन यानी इंग्लैंड में। क्लाइमेक्स क्या है वो आपको कहानी में पता ही चल जाएगा। एंटेगोनिस्ट क्या है, ये भी द पॉइंट ऑफ पर्सन, ये सब कुछ हम कहानी में देख लेंगे। इसके बाद वो तो क्रिस्टोफर का स्टेज डेब्यू, द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर द स्टेज। स्टेज के लिए बहुत ज़्यादा इसको अडेप्ट किया गया, बहुत ज़्यादा प्लेस बनाए गए इसके ऊपर, वो परफॉर्मेंस रखी गई। डॉन जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये छोटा सा वो ऐड कर रखा है, ठीक है। नॉवल इस मतलब ये सिंपल सा एक कंसेप्ट ऐड कर रखा है। कहने का मतलब ये जो राइटिंग है दो अलग फेजेस में निकाला गया था, बच्चों के लिए अलग निकाला गया था और एडल्ट के लिए अलग, वो मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बता दिया था। अब यहाँ से समरी की शुरुआत होगी, क्योंकि राइटिंग के ऊपर से, और डिटेक्टिव है इसीलिए जो भी डिटेक्टिव कहानियाँ होती है उसमें बहुत ही ध्यान से हमें स्टोरी को सुनना होता है। एक एक जो है वो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से अगर हम क्लैरिटी मेंटेन करके चलेंगे तभी हम सारे जो है हम उसको समझ सकते हैं बिल्कुल। और इसी में जो है पूरा सस्पेंस और थ्रिल का आप मज़ा ले सकते हो। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। ये जो छोटा सा नरेटर है हमारे पास, और जिसका नाम क्या है, क्रिस्टोफर जॉन फ्रांसिस बोन, ठीक है। इतना बड़ा नाम, बहुत ज़्यादा ही बड़ा नाम रख रखा है अपने से ज़्यादा इसने, पर कोई नहीं है, हमें सिर्फ इसके नाम को हम क्रिस्टोफर से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये जो नावल ओपन होती है, एक यंग नरेटर है क्रिस्टोफर, जो कि अपने नेबर में वो देखता है एक कुत्ता जो है वो मरा हुआ है, और उसको किसी ने पिच वॉक से मार रखा होता है, यानी वो कांटे कांटे निकले होते हैं जिसमें उससे उसके पेट में ऐसे डाल रखा होता है, यानी उसके नेबर का कुत्ता मरा हुआ होता है। और जब वो उसको इस तरह से बुरी हालत में मरे हुए देखता है, और वो जो नेबर है वो मिसेस शीयर है, ठीक है। ये याद रखना आपको, नेबर क्या है, मिसेस शीयर। वो देखती है कि जो कुत्ता जो मरा हुआ है और उसके अंदर वो जाली जाली से टाइप से के होता है ना, इस तरह का ये पिच फॉर्क ऐसा होता है, और ये डाल रखा है अंदर उसके। तो और उसके पास वो क्रिस्टोफर को देख लेती है, तो फटाफट पुलिस को बुलाती है। अब पुलिस आती है, पुलिस क्रिस्टोफर से इतने सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है कि तुमने मारा है, कैसे मारा है, क्यों मारा है इस कुत्ते को।
तो जब पुलिसमैन टच करते हैं क्रिस्टोफर को तो उसे बुरा लगता है, वो छोटा ही है और उसे अजीब लगता है, तो वो बहुत बुरी तरह से हिट कर देता है। अब ये देखो, ये पहला क्ल्यू मिल गया आपको ऑटिज़्म का। ठीक है, मैं साथ-साथ बताता रहूँगा कहाँ-कहाँ पे ऑटिज़्म के जो है हमें लगता है कि बिल्कुल जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी से जो है वो उसके ऊपर हावी हो रहा था वो। जो पुलिसमैन जो है उसके बाद वो अरेस्ट कर लेते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं क्योंकि किस तरह से क्रिस्टोफर ने पुलिसमैन को धक्का मारा, उठा के ले जाके जेल के अंदर डाल देते हैं। अब इतने में पुलिस का जो उसका फ़ादर है यानी क्रिस्टोफर का फ़ादर, अब क्रिस्टोफर के फ़ादर को जब ये बात पता चलती है, फ़ादर का नाम क्या है? ईड। ठीक है, तो ईड जब ईड को पता चलता है कि उसके बेटे को जो है क्रिस्टोफर को जेल में डाल रखा है, तो फटाफट जाता है और इंस्पेक्टर को बताता है, समझाता है और उसके बाद उसे वहाँ से ले आता है। और फिर जब वहाँ से लेके आता है तो पुलिसमैन उसे बोलते हैं कि दोबारा से अगर तूने इस तरह की हरकतें करी तो इस बार तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और ऑन द ड्राइव जब क्रिस्टोफर वापस लेके आता है तो अब बहुत ज़्यादा जब क्रिस्टोफर वापस आता है, सॉरी, तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि किस तरह से एक कुत्ते को मार दिया और उसने उस कुत्ते को नहीं मारा है। पर अब वो इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की अपने अंदर पूरी उठान लेता है कि अब मैं इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करूँगा कि इस डॉग को किसने मारा। डॉग का नाम क्या है? देखो, वेलिंगटन, याद रखना, डॉग का नाम है वेलिंगटन। तो वेलिंगटन को किसने मारा, अब ये उसके दिमाग में घूमता है और यहीं से ये जो राइटिंग है मर्डर मिस्ट्री पे मूव होगी। और उसी तरह से जैसे हाउंड ऑफ बेस्करविले में शेरलॉक होल्म्स है, तो अब ये जो शेरलॉक होल्म्स है उसकी तरह ये जो एक तरह का इमिटेटेड फॉर्म मैं बोल सकता हूँ क्रिस्टोफर है। छोटा है पर हाँ, अब ये मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेगा कि उस कुत्ते को मारा किसने। इतने में जो उसके फादर ने क्रिस्टोफर के ईट उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वेलिंगटन बेशक मर गया हो, तुझे क्या लेना, तो अपने सिर्फ काम से काम रख और इस तरह की चीज़ों में अपने टांग को मत डाल। द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है टीचर है, अब टीचर का नाम क्या है? सियोबान। अब जो सियोबान जो है हैज़ हिम राइट स्टोरी। सियोबान कहते हैं एक काम करो, तुम इसको लिखो, कुछ अच्छा लिखो, और ये जो कहानी ये लिखता है ये नॉवल का पार्ट बन जाती है, जो नॉवल आज हम पढ़ रहे हैं। ऑल द फादर हैज़ टोल्ड हिम, उसके पापा ने उसे पहले ही बोला था कि तुम अपने काम से काम रखो, इस तरह की चीज़ में मत जाओ। अब वो ईट का इंस्ट्रक्शन जो है वो वेग समझता है ना, क्रिस्टोफर समझता है फालतू है, बस जैसे कि हर किसी के फादर होते हैं, लेक्चर देते हैं, ये इस तरह का है, पर मैं इस तरह के मर्डर मिस्ट्री को पक्का सॉल्व करूँगा। दैट इवनिंग, उस दिन वो क्या करता है, मिसेस शीयर के घर पे जाता है और बोलता है दैट इफ़ शी नोज दैट हु किल वेलिंगटन, उससे पूछता है कि मैंने नहीं मारा पर आपको पता है कि किसने मारा होगा, पर वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। दी फॉलोइंग डे, उससे अगले दिन जो है क्रिस्टोफर डिसाइड करता है कि वो आसपास नेबर सब जगह पता करेगा कि क्या पता किसी ने किसी स्ट्रेंजर को देखा हो कि वो कुत्ते के आसपास घूम रहा हो। द फर्स्ट फ्यू पीपल ही टॉक्स डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, कुछ लोगों से बात करता है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता। फिर बाद में बेचारा थक हार के वो मिसेस अलेक्जेंडर के पास जाता है। एक बूढ़ी औरत होती है जिसके पास एक डॉग होता है। शी इंगेजेस हिम इन ए कन्वर्सेशन, वो उसे बातों में लगा लेती है और कहती है रुको बेटा, मैं कुछ खाने का लेके आती हूँ, फिर मैं बताऊँगी तुम्हें। पर जैसे ही वो बोलती है कुछ खाने का लेके आती हूँ, तो क्रिस्टोफर को डर लगता है कि कहीं वो पुलिस को ना बुला दे, और पुलिस ने पहले ही धमकी दे रखी है अगर दोबारा अगर वो आ गया इस तरह से तो इस बार उसे जेल में डालेंगे और नहीं छोड़ेंगे। तो वो इससे पहले वो रिफ्रेशमेंट लेके आती, वहाँ से क्रिस्टोफर भाग जाता है। ही देन रीजन दैट मिस्टर शेयर, फिर उसके बाद वो बैठा हुआ सोचता है कि कौन कौन इसके पीछे हो सकता है। फिर वो एक बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन लगाता है, और वो कैलकुलेशन क्या है कि मिसेस शेयर का कुत्ता है और मिसेस शेयर के हस्बैंड उसके साथ नहीं रहते, और वो कौन हो गए? मिस्टर शेयर, यानी मिस्टर शेयर ने क्या पता मार दिया हो जलन की वजह से। अब जो है वो देखता है कि क्या पता वेलिंगटन यानी डॉग वेलिंगटन को मारा हो मिस्टर शेयर ने। तो उसके बाद क्रिस्टोफर घर आता है। ईड जो है यानी उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि वो अब उन्हें पता चल जाता है कि ये वेलिंगटन के डेथ को लेके अभी भी उससे क्या है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर ही स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड द अदर पीपल बट ही लव्स द मैथ एंड द साइंस एंड वेरी गुड एट देम। क्रिस्टोफर कैरेक्टर को देख के साफ लग रहा है कि एएसडीज के ऊपर जो ऑटिज्म, जो मैं बार बार ही बोल रहा हूँ आपको, स्पेक्ट्रम, उसमें मैंने बोला था लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, तो वो मैथ्स और साइंस में बहुत परफेक्ट था, और वो मैथ्स के ए लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जा रहा था अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, यानी वो मैथ्स के ए लेवल एग्ज़ाम में बैठने जा रहा था। तो फर्दरमोर ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ दैट ही हैज़ ए फोटोग्राफिक मेमोरी। उसने ये भी बोला उसका जो दिमाग है वो फोटोग्राफी के कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है।
बट ही एन्जॉय, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है शेरलॉक होम्स की कहानियाँ, क्योंकि वो डिटेक्टिव उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि डिटेक्टिव का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो लॉजिकल होता है, इसीलिए से लॉजिकल वाली कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। और वो इसी उसके तर्क के ऊपर अपने पेरेंट्स से भी आर्ग्यू करता था, बेसिकली अपनी फादर से। उसकी जो मदर है यानी क्रिस्टोफर की मदर यानी जूडी, ठीक है, जूडी डाइड 2 years अर्लियर। अब ये ध्यान रखना है आपको, जूडी की 2 साल पहले ही डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से, यानी क्रिस्टोफर के सिर्फ कौन है, फादर है। और इसकी मदर की जो डेथ हो गई है 2 साल पहले ही। एंड आफ्टर हर डेथ, उसके मरने के बाद जो है मिसेस शीयर्स हेल्प हिज फादर। अब जब उसकी डेथ होगी तो पड़ोसन काम आएगी, जो पड़ोसन है यानी मिसेस शीयर जो है वो उसके फादर की हेल्प करती थी, खाना वाना कभी भिजवा दिया, कभी देखना हो तो ये सब कुछ। A few days later अब है, द क्रिस्टोफर रन्स इनटू द मिसेस अलेक्जेंडर, दोबारा वो मिस अलेक्जेंडर के पास जाता है कॉर्नर स्टोर। वहाँ पे वो इंगेज कर लेती है, उसे कन्वर्सेशन में अपनी बातों में लगा लेती है। और वो बताती है कि जो मिसेस शीयर जो है, मिसेस शीयर जो है वो कौन है, कि जो मिसेस शीयर eventually that Mrs. Alexander realizes that Christopher has illusion about his mother, or that he tells him that gently that his mother was having an affair with the Mr. Shear। और वो मिसेस शेयर का नाम सुनते के साथ वो जो मिसेस अलेक्जेंडर है वो बताती है क्रिस्टोफर को कि जो तुम्हारी जो मदर है उनका अफेयर चल रहा था मिस्टर शेयर के साथ। ठीक है, तो ये बात क्रिस्टोफर को पता चलती है कि जो उसकी जो मदर है यानी जूडी, जूडी का अफेयर किसके साथ चल रहा था, किसके साथ अफेयर था उसका, यानी मिस्टर शीयर के साथ अफेयर था। क्रिस्टोफर सब चीज़ को बुक में लिख लेता है और उसके बाद ये एक्सीडेंटली लीव्स द बुक। एक दिन वो जल्दीबाजी में, इन्वेस्टिगेशन के लिए जल्दीबाजी में निकलता है वो स्कूल के लिए, और वैसे ही तो घर पे वो भूल जाता है वो एक बुक जिसमें उसने वो सारी डिटेल लिख रखी थी। और ही गेट्स टाइमली एंग्री विद क्रिस्टोफर फॉर कंटिन्यू। और जब ये बात, जब वो भूल जाता है वहाँ पे, तो उसके फादर जो है वो उनके हाथ लग जाती है वो बुक। और जब वो देखते हैं तो उन्हें उन्हें लगता है कि ये अभी भी इसी के ऊपर दोबारा काम कर रहा है कि किसने मारा वेलिंगटन को, इसके ऊपर दोबारा है। और इसको ये भी पता चल चुका है कि जो जो इसकी मदर है यानी उसका जो चक्कर है वो किसके साथ चल रहा था, मिस्टर शीयर के साथ। और ये बात जब ईड को पता चलती है यानी क्रिस्टोफर के फादर को कि ये यहाँ तक पहुँच चुका है, इसे ये बात सब समझ आ गई, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं उसके फादर, और उसके दोनों हाथ को पकड़ लेते हैं और ज़ोर से झटका मारते हैं खींच के, और दोनों के बीच में एक तरह से झपट होने लग जाती है। और उसके बाद ईंट की बुक्स को वो खींच लेते हैं उसके हाथ से और कूड़े में फेंक देते हैं। द नेक्स्ट डे ईड जो है, ईड यानी ईड जो उनके हाथ से, यानी उसके जो फादर हैं क्रिस्टोफर के फादर, वो उसके हाथ से बुक को छीन लेते हैं और कूड़े में फेंक देते हैं। और अगले दिन जब इसके फादर जॉब पे जाते हैं तो क्रिस्टोफर भी, और जब पहले उससे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि वो बहुत ज़्यादा जो है बेचारा वो रोने लग जाता है, तो उसको खुश करने के लिए उसे जू में ले जाते हैं यानी घुमाने के लिए कि चलो ठीक है। अगले दिन उसे बोलते भी हैं कि सॉरी बेटा वगैरह ये सब कुछ। पर फिर जब अगले दिन, उससे अगले दिन जब वो ऑफिस के लिए जाते हैं तो क्रिस्टोफर अब घर पे रहता है, तो वो देखता है कि वो जो उसकी बुक है वो कहाँ फेंकी। वो अभी भी दोबारा उसी केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है कि किसने मारा, क्योंकि अब उसके हाथ में फैक्ट्स लगते जा रहे हैं, और एक फैक्ट उसके हाथ में लग चुका है कि जो उसकी मदर है यानी जूडी, उसका अफेयर था मिस्टर शीयर के साथ। आफ्टर स्कूल ऑन द फॉलोइंग डे द क्रिस्टोफर सर्चेस द यार्ड। अब वो अपने बुक को ढूंढ रहा है कि वो कुछ और आगे पता कर सके। ही फाइनली फाइंड्स इट्स फादर रूम। उसके बाद वो सब जगह ढूंढता है, बाद में उसको दिखता है यार मैंने अपने फादर के रूम में तो देखा ही नहीं। और उसके फादर ने हमेशा मना कर रखा था कि हमेशा उसे कहते थे कहीं पे भी जाओ बस मेरे रूम में नहीं आना और ना मेरे सामान को कभी छेड़ना है। तो क्रिस्टोफर को लगा होगा कि पक्का वो कूड़े में से जो है उसके फादर ने उसको उठा के अपने रूम में रख रखा होगा। वेरी ऑल्सो जब उसके रूम में जाता है वो, यानी क्रिस्टोफर अपने फादर के रूम में जाता है, तो वहाँ वो देखता है कई सारे एनवलप रखे होते हैं। उसमें से एक एनवलप जैसे ही वो उठाता है इतने में उसके फादर की आवाज़ आ जाती है बाहर से कि वो आ रहे हैं, और मतलब पैरों की आवाज़ आने लग जाती है, और वो एक एनवलप लेके फटाफट अपने कमरे में जाके बैठ जाता है और वहाँ आराम से उसे खोल के रीड करता है। जब वो प्राइवेट में उसको रीड कर रहा था तब उसमें लिखा होता है कि एक लेटर होता है, उस लेटर के बिल्कुल एंड में जूडी लिखा होता है यानी उसकी मदर का नाम। तब वो देखता है कि उसके ऊपर भाई स्टैम्प वगैरह जो है वो कौन से उसका है, तब वो देखता है उसमें 18 महीने पहले का लेटर है। और इसको क्या बता रखा था कि इसकी मदर की डेथ जो है वो हो चुकी है, कि बहुत साल पहले यानी 2 साल 3 साल ऐसे पहले डेथ हो चुकी है। तो वो देखता है उसके बाद भी ये लेटर कौन पोस्ट कर रहा है फिर।
यहाँ से उसे शक होने लग जाता है कि उसकी मदर जो है, जिसको उसने बोला है, यानी उसके फादर ने बोल रखा है कि जो उसकी मदर की डेथ हो रखी है, शायद वो झूठ हो। और क्रिस्टोफर इसको पता करने के लिए अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अ फ्यू डेज लेटर द क्रिस्टोफर रिटर्न्स, दोबारा उनके बेडरूम में जाता है वो। वहाँ 43 मोर लेटर्स को देखता है वो, और उसमें देखता है कि कई उन 43 लेटर में बार बार क्रिस्टोफर का नाम लिखा होता है। और उसमें उसकी मदर जो है एक चीज़ कहती है उसमें कि मैं शायद एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, इसीलिए मैं जो है मिस्टर शेर के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। और उसमें जब वो पूरे उसको मैच करता है, देखता है, एक लॉजिकल माइंड सेट करता है और डेट को मैच करता है, तो उसे पता चलता है उसकी मदर जो है अभी भी ज़िंदा है। यानी उसे झूठ बोला गया कि उसकी मदर की डेथ हो रखी है। आफ्टर ए वाइल क्रिस्टोफर गेट्स फिक्स एंड द ब्लैक आउट, उसके बाद वो पूरा बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तो देखता है उसके फादर के हाथ में, उसके फादर ने सारे एनवलप पढ़ लिए होते हैं। उसे पता चल जाता है कि क्रिस्टोफर को भी अब सब बात पता चल चुकी है कि उसकी मदर जो है वो ज़िंदा है, और ये भी पता चल गया कि मिस्टर शीयर के साथ वो है। अब उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि वो किस तरह से डील करें, और फिर उन्होंने बोला कि अब मैं तुझे सब कुछ सही बताता हूँ। फिर वो सारी बात सही बताई कि ठीक है कि कि मेरे और तेरी मम्मी के बीच में जो है वो सही नहीं चल रहा था, और इस वजह से जो है कि मिस्टर जो शेर के साथ जो तुम्हारी मदर जो है वो भाग गई। और फिर मैं नहीं चाहता था ये बात तुम्हें बताऊं, तुम छोटे थे, इसीलिए मैंने इस बात को छुपा के रखा ताकि तुम्हारे पर बुरा असर ना आ जाए। और यही सब बातें हैं जो मैंने तुमसे छुपा रखी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मना करता था कि मेरे बेडरूम में मत आओ। उसके बाद वो उसे नहाते नहलाते हैं ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। पर उस क्रिस्टोफर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इतनी ऐसी बात भी क्यों छुपा रखी। वो अपनी मदर को बहुत मिस करता था, और ये बात जब उसने छिपा रखी तो इस वजह से वो जो है वो बोलना बंद कर देता है अपने फादर के साथ। ईड हैज़ लर्नड, अब चुका है, और उन्हें लगा दैट कि किस तरह से उन्होंने ये सब बात छुपाई, पर वो चीज़ ज़रूरी भी थी। ही एडमिट दैट ही हैज़ द वन दैट हु किल्ड द वेलिंगटन, अब बोल दिया। यानी वेलिंगटन को मारा किसने था? ईड, यानी क्रिस्टोफर के फादर ने मारा था। और उन्होंने ये इसलिए करा क्योंकि दैट ही वॉज एंग्री विद द मिसेस शेयर, वो मिसेस शेयर से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि मिसेस शेयर उनके प्रपोजल को मान नहीं रही थी। ठीक है, इसी वजह से। ये तो मैं क्योंकि मिसेस शेयर वैसे तो पूरा सपोर्ट कर रही है, पर उसके फादर के जो वो बोल रहे हैं कि रिलेशन चाहते थे उसके फादर मिसेस शेयर के साथ, तो उसके लिए नहीं मान रही थी, इसीलिए गुस्से में उन्होंने वेलिंगटन को मार दिया। पर ये जब बात क्रिस्टोफर को पता चली तो क्रिस्टोफर को अपने फादर से डर लगने लग गया। उन्हें लगा कि ये इन्होंने जो है सिर्फ गुस्से के उस पे वेलिंगटन को मार दिया, तो क्या पता अगर मैं भी इनके बीच में आया तो ये क्या पता मुझे भी ना टपका दे कल परसों। और क्रिस्टोफर फिर वेट करता है पूरी रात को, और वो सोचता है किस तरह से भाग जाऊँ। देन ही स्नेक्स आउटसाइड, उसके बाद वो भाग ही जाता है, सच में गार्डन से होता हुआ वो निकल जाता है। और वो जाएगा कहाँ? अपनी मदर के पास। दैट मॉर्निंग क्रिस्टोफर सीक्स दी हेल्प फ्रॉम द मिसेस शेयर, वो मिसेस शेयर से हेल्प लेने भी जाता है और मिसेस अलेक्जेंडर से भी, कि किस तरह से वो दैट ही डिसाइड टू गो टू लंदन, वो लंदन जाना चाहता है अपनी मदर के पास। ही टेक्स द ईट्स बैंक कार्ड, उसके बाद उसने अपने फादर के बैंक कार्ड को भी उड़ा लिया होता है। और उसके बाद उसके पास एक छोटा सा रैट होता है, पेट रैट, जिसका नाम है टोबी। तो टोबी को भी वो लेके जाता है। और उसके बाद वो अपनी जो स्कूल की जो टीचर है उससे सियोबान, उससे भी पूछता है ट्रेन स्टेशन कहाँ पे है और मैं कैसे जा सकता हूँ। उसके बाद वो फादर के साथ जो है फादर्स वैन इन द स्कूल पार्किंग, जब वो देखता है कि उसके फादर का वैन जो है वो स्कूल पार्किंग पे लग रखी, तो उसे पता चलता है उसके फादर आ गए। तो वो उनसे बचने के लिए आइडिया ले ही नहीं पाता अपनी स्कूल टीचर से, और वहाँ से वो भाग जाता है। वहाँ से भागता है, पर किसी तरह से रड़कता लटकता वटकता वो पहुँच ही जाता है घूमता फिरता स्टेशन तक। ट्रेन स्टेशन में वो क्रिस्टोफर जो है वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं फाइनली पहुँच गया। वो थोड़ी देर बैठता है और कैसे अपने आप को शांत करे, तो मेंटल मैथ्स की उसके पास एक बुक होती है, उसको निकालता है और रेलवे स्टेशन पे बैठ के सॉल्व करने लग जाता है। इतने में जब कुछ घंटे बीत जाते, एक पुलिसमैन आता है, वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो पुलिसमैन उसकी हेल्प करता है, कहता है कि ठीक है तुम इस बैंक, उसको बैंक के जो कार्ड है उससे पैसे निकालने नहीं आते थे, तो पुलिसमैन उसकी हेल्प करता है कि ऐसे पैसे निकाल लो। क्योंकि पुलिसमैन को पता नहीं था कि ये भागा हुआ है, वो सिर्फ ये कहता कि मैं अपनी मम्मी के पास जाना चाहता हूँ और ये कार्ड मेरे फादर का है, तो आप बस हेल्प कर दो। तो पुलिसमैन उसकी हेल्प कर देता है। पर जैसे वो ट्रेन पे बैठता है तब पुलिसमैन के पास खबर आती है कि एक बच्चा जो है वो भाग रहा है, क्योंकि जो उसके फादर है उन्होंने पुलिस स्टेशन पे लिखवा रखा होता है नाम। तो पर जब तक ट्रेन चल चुकी होती है, तो वो पुलिसमैन देख रहा होता है कि अरे ये तो यही है शायद वो लड़का। फिर वो जो है पुलिस वाले वो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं आगे जाके रुकवा के।
उसके बाद क्या होगा, जो क्रिस्टोफर के भाई के उसको किस तरह से उसके फादर तक वापस लेके जाया जा सके। ट्रेन जैसे ही चलने लग जाती है, पुलिसमैन अपने आप को किसी तरह से नेक्स्ट स्टेशन पे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, मैंने बता दिया। पर क्रिस्टोफर भी बहुत तेज़ दिमाग का था। वो बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाके अपने आप को लगेज रैक में रैप कर लेता है, किसी तरह से कम स्पेस में अपने आप को छिपा लेता है और इस तरह से पुलिसमैन के नज़रों से वो बच जाता है। ट्रेन स्टॉप्स इन लंदन। अब जो एंड द क्रिस्टोफर गेट्स ऑफ, उतरता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है वो, नंबर ऑफ साइंस एंड स्टेशन और इन्फॉर्मेशन देखता हुआ। उसने उस मदर के एड्रेस में जो है, जो एनवेलप के एड्रेस में वो देख चुका था कि उसकी मदर जो है वो कहाँ रहती है, एग्जैक्ट लोकेशन। उसके बाद वो लंदन अंडरग्राउंड उसमें जाता हुआ, ट्यूब जो अंडरग्राउंड ट्यूब्स वगैरह जो स्टेशन है, यानी एक लंदन में इस तरह का एक स्टेशन है, उसमें जाता है वो। वहाँ देखता है वो कि सब किस तरह से मूव कर रहे होते हैं, कई लोग वहाँ शोर मचा रहे होते हैं, बहुत डरे होते हैं। He sits in the bench for the few hours in a picnic and the trains continue to roar in out of the tunnel। तो एक टनल बना होता है, उस टनल में से वो निकलते हैं, अंडरग्राउंड होता है, उसमें देखते हैं सब किस तरह चीख मारते हैं। तो वो भी अंदर जाता है, वो बहुत खुश होता है। थोड़ा सा उसे अंदर से डर सा लग रहा होता है, पर फिर भी वो बहुत ही एंजॉय करता है इस चीज़ को। व्हेन द क्रिस्टोफर्स फियर लेसन, जब उसके वो डर थोड़ा कम हो जाता है तो वो देखता है टोबी, टोबी भाग गया। तो वो ही सीज हिम बाय द रेल्स एंड क्लाइम्स डाउन। तो टोबी ने छलांग लगा दी। अब टोबी दूसरी तरफ जो है वो कूद गया। इतने में क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यारा था अपना रैट, तो दूसरी साइड से भी ट्रेन आती है, और क्योंकि देखो थोड़ा सा थ्रिल बनाए रखना होता है हाँ कहानी में, तो दूसरी तरफ से भी ट्रेन इधर से आ रही है, इधर से एक ट्रेन जा रही है और पूरा टनल का सीन है। तो उधर से ये टोबी ऐसे कूदा, जैसे ये मान लो ये रही ट्रेन और टोबी इधर से ऐसे कूद गया, तो उसको सीधा वो पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और इतने में एक जो मैन इन द प्लेटफॉर्म हैज़ टू पुल द क्रिस्टोफर टू द सेफ्टी, इतने में एक और जो होता है उस स्टेशन के आसपास ही, वो उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरह से यानी बच जाता है, ये नहीं पूछेंगे कौन किसने किसको कहाँ से खींचा। ठीक है, बस हाँ थोड़ा सा सस्पेंस और थ्रिल बनाने के लिए, सस्पेंस तो बन ही रहा है ऑलरेडी, वो तो क्लियर भी हो गया, पर हाँ थ्रिलिंग है थोड़ा सा, पर अभी भी थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है जो कि इस कहानी को एंटी क्लाइमेक्स पे अभी भी सेट कर रखा है, क्योंकि अभी हमें फुली जो है क्लाइमेक्स सीन पे अभी हम सेट नहीं हुए हैं, तो अभी एंटी क्लाइमेक्स में और थोड़ा थ्रिल वाला कंसेप्ट जो है वो मूव हो रहा है। फाइनली जो है क्रिस्टोफर ट्रेन पे चढ़ता है, उसके बाद वो मदर जहाँ उसकी मदर रहती है वहाँ उस स्टॉप पे रुक जाता है वो। वहाँ से वो एक स्ट्रीट एटलस लेता है, एटलस यानी साइकिल नहीं है ये एटलस, ठीक है, ये एटलस वो है जो कि देखते हैं मैप मूप वगैरह वो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, एक नक्शे टाइप का। और वहाँ वो देखता है, फिर वो जूडी यानी अपनी मदर और मिस्टर शेयर और उनके मतलब अपनी मदर का जो फ्लैट है वो ढूंढ लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। जब जूडी और मिस्टर शेयर उसे देखते हैं तो एकदम से वो शॉक हो जाते हैं। क्रिस्टोफर बताता है कि ईड ने उससे बता दिया कि आपकी जो है वो, यानी अपनी मदर को बताता है कि आपकी डेथ नहीं हुई है, और मैंने उन सारे एनवेलप को खोल के देख लिया और मैंने वहाँ से ही आपका एड्रेस निकाला और मैं आप तक पहुँच गया। ईड शोज़ अप इन द परस्यूट ऑफ द क्रिस्टोफर, और ईड जो है यानी उसके जो फादर है वो वहाँ क्रिस्टोफर को ढूंढ रहा होता है, और क्रिस्टोफर रिफ्यूजेस टू टॉक हिम, और क्रिस्टोफर मना कर देता है कि मैं अपने फादर से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। उन्होंने एक तो वेलिंगटन को मार दिया, ऊपर से उन्होंने मुझसे झूठ बोला है, और ये सब कुछ बोलता है। लाइफ इन द लंडन इज़ नॉट आइडियल फॉर द क्रिस्टोफर, पर क्रिस्टोफर को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था लंदन में। हिज मदर ट्राइज टू टेक हिम द शॉपिंग, वो उसकी मदर हर कुछ कर रही थी, पर फिर भी उसे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ना यहाँ पे यार्ड थे, ना आगे कोई बगीचा बगीचा भी नहीं था, ना सितारे थे। व्हेन ही रिमेंबर्स दैट ही इज सपोज टू टेक, फिर उसे ये भी पता था कि उसे मैथ्स ए लेवल का एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट वीक। तो वो जूडी को बोल रहा था अपनी मदर को कि उसका पेपर है, तो जूडी बोलती है उसके बाद दैट ही विल टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो कहती है इस साल ड्रॉप कर दो, अगले साल देना। तो ये बात, और वो इसलिए बोलती है फर्दर मोर दैट्स क्लियर दैट द मिस्टर शेयर डजंट वांट हिम अराउंड, क्योंकि मिस्टर शेयर जो है उसे लेके नहीं जाना चाहते एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। और ये बात जब उसे पता चलता है देखो क्रिस्टोफर, तो उसे बहुत अजीब अंदर बहुत बुरा लगता है कि वो वहाँ से आ गया, अब उसका ए लेवल का एग्ज़ाम भी रह जाएगा। व्हेन द टेंशन विद द मिसेस शेयर्स हाइट जो है वो बढ़ती, मिस्टर शेयर के साथ सॉरी, मिस्टर शेयर और जूडी के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि क्रिस्टोफर को एग्ज़ाम भी दिलवाना था। फिर जूडी को एक दिन गुस्सा आता है, माँ तो माँ होती है आखिर, तो उस मदर को गुस्सा आता है और वो कार निकालती है और ड्राइव करती हुई क्रिस्टोफर को ईड के घर ले आती है, यानी अपने हस्बैंड के वहाँ, जो उसके पुराने हस्बैंड थे, यानी हम ये भी कह सकते हैं क्रिस्टोफर के फादर के पास। और ईड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है जूडी को देखे, पर फिर भी वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे बेटे को मेरे पास लेके आई हो तो एक दिन रुक सकती हो।
अब क्रिस्टोफर डजंट ईट और स्लीप, पर क्रिस्टोफर कुछ नहीं खा रहा था ना वो सो रहा था, बिकॉज ही इज़ अपसेट, बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। एक तो ए लेवल का एग्ज़ाम उसका उसका टाइम निकल ही चुका था। अब वो स्कूल जाता है अगले दिन, तो सियोबान जो है और उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल यानी मिसेस गैस्कॉन, तो मिसेस गैस्कॉन जो है वो कहती है कि अब तो हो गया एग्ज़ाम, पर फिर भी कि किस तरह से क्रिस्टोफर स्मार्ट था, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था वो, लॉजिकल उसका ब्रेन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है फिर भी तुम्हें एग्ज़ाम दिलवा देते हैं। तो उसका एग्ज़ाम दिलवाते हैं। फर्स्ट जो पोर्शन होता है वो आफ्टरनून में होता है। उसके बाद जो है वो एक दिन थोड़ा रेस्ट लेता है, फिर अगले दिन दोबारा उसके दो दो दिन तक लगातार एग्ज़ाम चलते हैं। अब उसे अच्छा लगता है क्रिस्टोफर को, क्योंकि एक जो है उसका ए लेवल का एग्ज़ाम वो तो अच्छा गया ही और उसने एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद मीनवाइल द ही ट्राइज टू गेट द क्रिस्टोफर टू फॉरगिव हिम। उसके बाद उसके फादर आते हैं, फादर यानी क्रिस्टोफर, ईड जो है यानी उसके जो फादर हैं वो क्रिस्टोफर को बोलते हैं कि अब तो मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। काफ़ी उसको कहते हैं कि मुझे माफ़ करो, पर क्रिस्टोफर जो है उसको अजीब लगता है ये सब देखते हुए। जूडी फाइंड्स ए हाउस ऑफ हर ओन, इतने में जूडी अपना खुद का घर खरीद लेती है, यानी उसकी जो मदर है। क्रिस्टोफर लिव्स विद हर, तो क्रिस्टोफर अपने फादर को छोड़ के जूडी के साथ ही रहता है, यानी अपनी मदर के साथ। बट ही डजेंट लाइक द हाउस, पर वो हाउस भी उसे पसंद नहीं आता। ही गोज़ टू द ईट्स हाउस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो थोड़ी देर के लिए फिर अपने फादर के पास जाता है। बट स्टिल रिफ्यूजेस टू स्पीक टू हिम, पर फिर मना कर देता है कि मैं अपने फादर से बात नहीं करूँगा, उनसे बात ही नहीं करता, यानी मुंह फुला रखा है उसने। फाइनली ही अलाउज द ईट टू टॉक टू हिम फॉर जस्ट 5 मिनट, फिर वो कहता है सिर्फ मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट तक आप मुझसे बात कर लो। ईट टेल्स हिम दैट दे नीड टू मेक अ जॉइंट प्रोजेक्ट टू रिपेयर देयर रिलेशनशिप। ईट कहता है बस बेटा हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम आपस के रिश्ते को रिपेयर कर सके। एंड ही गिव्स क्रिस्टोफर अ गोल्डन रिवियर पपी। उसके बाद वो क्या है, उसे क्रिस्टोफर को एक कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा देता है जो गोल्डन कलर का होता है, और वो उस डॉग का नाम रखता है सैंडी। सैंडी लिव्स एट द ईस्ट साउथ। उसके बाद सैंडी जो है वो उसके फादर के घर पे, वो जो उसके फादर ने कुत्ता दिया है, अब इससे खुश हो जाता है क्रिस्टोफर, और क्रिस्टोफर जो है अपने फादर के साथ रहने लग जाता है। क्रिस्टोफर टेक्स केयर ऑफ इट, उसके बाद वो ध्यान रखता है उसका भी, एंड टू इंटरेक्ट विद हिज फादर अगेन, और इस तरह से दोनों दोबारा से मिल जाते हैं। क्रिस्टोफर रिसीव्स एन ए ऑन हिज एग्ज़ाम, उसे ए ग्रेड मिलता है अपने एग्ज़ाम में। एंड ही बिगिंस टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट ए लेवल, और वो अगले ए लेवल की तैयारी शुरू कर देता है। ही प्लान्स टू ब्रिंग दिस सैंडी टू द यूनिवर्सिटी। उसके बाद वो ये भी प्लानिंग करता है किस तरह से वो सैंडी को भी यूनिवर्सिटी लेके जाएगा, और वो आने वाले टाइम पे एक साइंटिस्ट बनना चाहेगा। ही फील्स कॉन्फिडेंट अबाउट हिज फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट फील करता है, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द चैलेंजेस इट हैज़ ओवरकम इन गोइंग टू लंदन। क्योंकि अगर वो लंदन तक पहुंच सकता है और इतनी बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है, और वेलिंगटन के मर्डर मिस्ट्री को भी वो सॉल्व कर सकता है, तो वो आगे जाके कुछ भी बन सकता है। इस तरह से एक पॉजिटिव नोट में ये पूरी कहानी ख़त्म होती है। अब यहाँ से मेन पार्ट नहीं करा तो यार प्लीज़ करो। और नोट्स के लिए आप एक काम कर सकते हो कि अपनी मेल आईडी पक्का भेजे करो, जब आप टेक्स्ट करते हो तो उसके साथ मेल आईडी भेजो मुझे व्हाट्सएप पे। कुछ देखो, कुछ साफ बता रहा हूँ आपको, कुछ जो नोट्स है वो पेड वाले और कुछ जो है वो फ्री है। वो हमारी टीम डिसाइड करती है कि कौन सा क्या है, पर ऐसा नहीं है कि पैसे बहुत ज़्यादा ले लेंगे, यानी हज़ार हज़ार रुपये तक, ऐसा नहीं है। 50 के, 40 के, 60 के, 100, ठीक है, इसके अराउंड है। 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये के, और कई तो बिल्कुल फ्री है। तो आप उसके लिए बस सिंपल मेरे को एक टेक्स्ट मैसेज करो और उसके साथ अपनी मेल आईडी ज़रूर भेजो, ताकि मैं उसे अपनी टीम को फॉरवर्ड कर सकूँ। मेरी टीम अपने आप देखेगी, और उसके हिसाब से हर एक का अपना वो रेट है। और कुछ जो है 40 to 50% देखो, जो फ्री है वो तो फ्री है, तो वो आपको हम ऐसे ईजिली प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत मेहनत लगती है भाई पीछे टीम की, तो वो उसके चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ मेल आईडी ज़रूर सपोर्ट कर उसमें डालना जब आप मुझे टेक्स्ट करो। तो चलो फटाफट आगे चलते हैं। पहला सेल क्या है और डॉग क्यों है इसमें, चलो वो देखते हैं। डॉग्स, जो डॉग्स है इसमें शो ऑफ दी फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल से स्टार्टिंग में भी है और एंड में। पूरी कहानी डॉग के ऊपर, ये जो मर्डर मिस्ट्री चल रही है वेलिंगटन के ऊपर। द स्टोरी बिगिंस विद द क्रिस्टोफर डिस्कवरी ऑफ द डेड डॉग। तो वेलिंगटन को लेके तो ये जो प्लॉट है, ये पूरा प्लॉट जो है वो डॉग के ऊपर ही फैब्रिकेट हो रखा है। और उसके बाद ये पूरी कहानी है, ठीक है। वो सैंडी एंड में बिल्कुल एडिशन द क्रिस्टोफर सीज द डॉग एज अ सिंबल ऑफ द सेफ्टी ऑफिस रिलेशनशिप। देखो डॉग है बिल्कुल, एक तो मर्डर मिस्ट्री भी, ये पूरी कहानी डॉग की वजह से है। ऊपर से एंड में जो डॉग है वो रिलेशन को दिखाता है कि किस तरह से क्रिस्टोफर को
और ईट दोनों को आपस में दोबारा से कनेक्ट होना था, तो इसके लिए क्या यूज़ किया गया इसमें अगेन सिंबल डॉग का, और डॉग जो गोल्डन कलर का था उसका नाम क्या रख दिया, सैंडी। तो एक तरफ जो डॉग है वो पूरे प्लॉट को फैब्रिकेट करता है, दूसरी तरफ जो है डॉग वो पूरी मिस्ट्री जो कि सेंट्रल एसेंसेस पूरी राइटिंग का वो भी मूव इसी से हो रहा है। एंड में रिलेशन को बहुत प्यार दोबारा रिलेशन को एब्रिज करवाने के लिए यानी रिकनेक्ट करवाने के लिए गैप को ट्रिम करने के लिए भी डॉग का यूज़ किया गया है। जो नेक्स्ट सिंबल है कार पे भी देखो क्वेश्चन आते तो उसमें कार को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया, पर फिर भी अगर कार का अगर सिंबल आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ हो सकता है। इस कहानी में देखो जब आप डिटेल जाते हो उस कहानी में, तो इसमें क्या है, जो क्रिस्टोफर है वो कार्स को एज एन लक के बेस पे देखता था, कार के कलर को, कि भाई कल आज जैसे कि जब वो स्कूल जाता था, स्कूल जाते हुए जब वो अपने बस से जाता था तो बाहर कार को देखता था वो, जिस तरह की कार दिखती थी उसने अलग अलग कलर के कार को लेके अपनी अलग अलग वो कर रखा था कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा और कैसा नहीं। तो रेड कार अगर उसे दिखते थे तो उस दिन वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में रहता था, हर काम जो काम वो नहीं भी करना चाहता था वो भी वो कर देता था। और अगर उसे कोई ऐसी कार दिखे जिसका कलर जैसे ब्लैक वगैरह होगी तो वो उस दिन बहुत चुप रहता था, उसे पता था आज का दिन जो है मेरा ख़राब है। इसी तरह से जब उसके फादर जो है जिस दिन जो उसकी मदर यानी जूडी जूडी जिस दिन वो भाग गई थी मिस्टर शेयर के साथ, तो उस दिन उसके फादर ने क्रिस्टोफर को ये बोला कि तुम्हारी मदर जो है वो बीमार है और वो हॉस्पिटलाइज है। तो ये बोल के वो चले गए थे, पर जब वो बोल के तो ये चले गए फादर, पर क्रिस्टोफर ने पीछे क्या करा, प्लेन शीट लेना शुरू करा, सबके ऊपर कार बनाने शुरू करी उसने रेड कलर की, ताकि ये रेड कलर की कार जितनी ज़्यादा वो बनाएगा उसकी मदर उतनी जल्दी जल्दी वहाँ पे सही हो जाएगी। पर अगले दिन जब ईद आते हैं यानी उसके जो फादर आते हैं वो आके सीधा बोलते हैं कि तुम्हारी मदर की डेथ होगी हार्ट अटैक से, जो कि एक झूठ था जो कहानी में आगे पता चला। पर फिर भी कार एज एन सिंबल ऑफ लक यहाँ पे यूज़ किया गया। बाद में जब वो बड़ा हो गया क्रिस्टोफर थोड़ा और, तो उसको पता चला इज़ अ पार्ट ऑफ द इल्यूजन, और ये प्रोफेसिंग कार जैसे कंसेप्ट को उसने छोड़ दिया, और जैसे दुनिया आसपास की है उसको लेके उसने वैसा ही अपना दिमाग सेट कर लिया। अब यहाँ पे इसी तरह से भी इसका क्या रोल था, तो फाइनली मैथ्स ए लेवल के एग्ज़ाम कौन देते हैं, जैसे कि अगर आपको साइंटिस्ट के लिए मूव करना हो यानी ब्रिटिश ब्रिटिश स्टूडेंट्स को, अगर ब्रिटिश स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट के एग्ज़ाम के लिए मूव करना होता है तो उन्हें एक ए लेवल का एग्ज़ाम देना होता है। और हमें पता है जो हमारे पास इसमें प्रोटैगनिस्ट है क्रिस्टोफर, तो ये बाकी उनके लिए होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जैसे कि जो डिसेबल्ड ना हो या किसी तरह की जो मेंटल रिटार्डेशन इस तरह का, या मेंटल रिटार्डेड कोई केस ना हो तो उन तरह को, या कोई ऑटिज्म ओटिज्म के शिकार वाले बच्चे हों वो इसमें नहीं आ सकते यानी। पर फिर भी जो हमने देखा कि इस कहानी में किस तरह से जो क्रिस्टोफर है वो ऑटिज्म का शिकार है, पर फिर भी वो इस लेवल ऑफ एग्ज़ाम को क्लियर करता है विद एन ए स्केल, और इसके बाद विद पॉजिटिव नोट एंड होती है कहानी जब वो आगे मूव करता है यूनिवर्सिटी के लिए और वो साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो वो ये बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि मैथ्स ए लेवल के एग्ज़ाम जो है ब्रिटिश स्टूडेंट देते हैं टू क्वालिफाई फॉर द यूनिवर्सिटी स्टडी, और ताकि वो आगे जैसे कि साइंटिस्ट या आगे जाके अगर उन्हें रिसर्च फील्ड में मूव करना हो तो इसको देना होता है। और इसमें जो हमारे पास क्रिस्टोफर है वो बेशक जो कैरेक्टर है के थ्रू ऑटिस्टिक कैरेक्टर दिखाई देता है, फिर भी वो अपने स्कूल में एक इस तरह का डिफरेंट एक स्पेशल नीड स्कूल जो था उसमें एक स्पेशल नीड चाइल्ड है जो कि जिसने कि ए लेवल के एग्ज़ाम क्लियर किया है। बाकी शेरलॉक आपको बताया भी था थ्रू आउट द बुक, जो शेरलॉक होम्स है उसे क्रिस्टोफर ने अपने जो पर्सनल वैल्यू और जो केस को रिजॉल्व करने के लिए उसके पूरे एंड तक पहुंचने के लिए उसने एज एन फील किया शेरलॉक होम्स की तरह। तो वो पूरे वेलिंगटन के डेथ जो वो पूरे इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो अपने आप को कंसिडर कर रहा था एज एन शेरलॉक होम्स, इसके बारे में मैंने आपको बीच में बताया है, तो बस आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टार तरफ मूव करते हैं तो क्रिस्टोफर जो है स्टार्स की तरफ तभी देखता था इन केस ऑफ द इमोशनल डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो देखता था स्टार की तरफ, क्योंकि स्टार मेक हिम फील दैट दे स्मॉल बिकॉज द यूनिवर्स इज सो लार्ज। यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सप्लोड होता जा रहा है, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू ही हम देखते हैं ठीक है, से 13.6 बिलियन साल पहले जो बिग बैंग थ्योरी है, तो जो यूनिवर्स है वो इस तरह से एक्सपैंड होती जा रही है और स्टार्स जो हैं उसमें वो बहुत ही छोटे होते जा रहे हैं। तो यहाँ स्टार को जो है स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि किस तरह से ह्यूमन का जो एक काइंड वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और इस तरह से ये सोसाइटी जो है वो इस तरह से एक्सपैंड होगी कि जो ह्यूमन की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे से एक्सटिंक्ट होने लग जाएगी।
और बिग बैंग थ्योरी का वही बताया, और यहाँ तक कि रिजेक्ट ये क्रिस्टोफर ये भी रिजेक्ट करता है कॉन्स्टलेशन का कंसेप्ट भी, कि स्टार ग्रुप फॉर्म करते हैं। उसका मानना है ऐसा कुछ नहीं है, स्टार एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं और इस तरह से है, कुछ भी ऐसा प्रॉपर एक सेटअप नहीं है। उसके बाद उसने ये भी, ये एक और सिंबल भी है स्टार का, कि वो सिंबलाइज करता है उसके डिज़ायर को, कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, एक साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो ये भी स्विस आर्मी नाइफ एक नेक्स्ट हमारे पास है। तो क्रिस्टोफर इसमें देखना आपके स्विस आर्मी नाइफ, अभी भी खतरा लगता था तो वो इसी तरह के नाइफ को कैरी करता था, ऑफन क्लचिंग इट इज इन पॉकेट, अपने पॉकेट में रखता था जब वो लंदन की जर्नी के लिए जा रहा था। जब भी द नाइफ मेक्स हिम फील सेफ, वो सेफ फील करता था, बिकॉज ही नोज दैट इफ एनी वन ट्राइज टू अटैक हिम, कोई उसे अटैक करेगा तो वो अपने आप को डिफेंड कर लेगा। अगेन दी ऑटिस्टिक, को वैसे छोटे बच्चे इसी तरह के नेचर के भी होते हैं। दस द नाइफ सिंबलाइज द क्रिस्टोफर फिजिकल सेफ्टी, the only kind of the safety that he is aware of, the safety that he constantly pursues। इस तरह की सेफ्टी वो अपनी तरह साइड से लेके चलता था, कल परसों अगर कोई इस पर अटैक करे तो वो अपने आप को सेव कर ले। इस राइटिंग को आता है इस अबाउट द बिल्डिंग्स रोमा। ये जो नावल है ये बिल्डिंग्स रोमा नावल की कैटेगरी में आती है, बिल्कुल सही। हम इसको एक और भी चीज़ बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं दैट नावल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बिल्डिंग्स रोमा को हम एक और चीज़ बोलते हैं नावल ऑफ एजुकेशन। तो नॉवल ऑफ एजुकेशन बोलो या नॉवल ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसे, ये भी ध्यान रखना है आपको, नॉवल ऑफ फॉर्मेशन, या एक प्रोग्रेसिव नॉवल भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, प्रोग्रेसिव नॉवल। सबका मतलब सेम ही है, इसमें जो मेन कैरेक्टर होगा वो धीरे 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 करके, जैसे ही हमारा जो राइजिंग एक्शन होगा, देखो किसी भी राइटिंग में राइजिंग एक्शन होता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको काफ़ी पता होगा किस तरह से राइजिंग एक्शन होते हैं, कि हर जैसे जैसे कंडीशन फॉर्म होने लगेगा राइजिंग एक्शन आएगा, राइजिंग एक्शन आएगा, फिर फॉलिंग एक्शन जाएगा। फॉलिंग एक्शन, जो जो नॉट्स बने हुए हैं, जो जो कन्फ्यूज़न आता जा रहा है रीडर के माइंड में पढ़ते पढ़ते हुए, चाहे वो सस्पेंस राइटिंग हो, चाहे वो थ्रिल हो, चाहे वो गॉथिक हो, कुछ भी हो, तो उसको रिजॉल्व किया जाता है किसके थ्रू, एंटी क्लाइमेक्स में। तो एंटी क्लाइमेक्स का ग्राफ भी नीचे आता है। अगर राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन दोनों बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं यहाँ क्लाइमेक्स मीट हो गया, जो कि इस राइटिंग में बिल्कुल है। क्लाइमेक्स, राइजिंग एक्शन जैसे ही ऊपर गया वैसे ही फॉलिंग एक्शन आ गया, और रीडर के दिमाग में कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि ना नहीं रहा हो, कि भाई सारे जो है उसके अंदर के जो भी कैथारसिस है, जो भी उसके अंदर एक अर्ज है, डिज़ायर है, वो सारा जो है एंड में मीट हो गया। अगर पहले ही रोक देते हैं इसे तो एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं हम। पर इस तरह की जो राइटिंग होती है राइजिंग एक्शन में, कैरेक्टर को सब कुछ पता चलता जाता है, चलता जाता है, तो इस तरह की राइटिंग को हम प्रोग्रेसिव राइटिंग बोलते हैं। कैरेक्टर इसमें जो है, मेन कैरेक्टर जो है वो मूव होता जाएगा, उसको एजुकेशन का मतलब क्या है, उसे सारे चीज़ के बारे में पता चलता जाएगा। जैसे इस राइटिंग में क्रिस्टोफर है, उसको जैसे आगे पता चलता है कि जूडी यानी उसकी जो मॉम है उसकी डेथ नहीं हुई है, फिर उसे ये भी पता चलता है कि वेलिंगटन को किसने मारा। तो इस तरह की राइटिंग इन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द बिल्डिंग स्टोमा, या नॉवल ऑफ एजुकेशन, या नॉवल ऑफ फॉर्मेशन, या फिर प्रोग्रेसिव राइटिंग। तो वही बता रखा दैट ही लर्न्स अबाउट द लाइफ ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी एंड दे आर द मोर एडल्ट एंड द एंड ऑफ द बिगनिंग। तो वही सब आपको लिखना है, फिर बाद में आपको कहानी जस्ट बताना है थोड़ा सा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और आपको बताना है किस तरह से प्रोग्रेसिव और हमारे कैरेक्टर आगे 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 आके मूव होते होते उसको बाकी सारे जो है वो भेद खुलने लग रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन पे बिल्डिंग्स रोमा बिल्कुल प्यारे तरीके से जो है वो खिलता है। तो जैसे जैसे फॉलिंग एक्शन जाएगा, राइजिंग एक्शन तो उठा, फॉलिंग एक्शन के साथ बिल्डिंग्स रोमा मैच होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो जो फॉलिंग एक्शन है, क्योंकि राइजिंग एक्शन में जो जो इवेंट्स उठे थे अब उनको रिजॉल्व किया जा रहा है, तो जो प्रोग्रेशन हो रहा है वो फॉलिंग एक्शन पे आता है बिल्डिंग्स रोमा का। तो वो ये सिंपल है कि किस तरह से जो कैरेक्टर के बारे में वो प्रोग्रेसिव वे में मूव होता जा रहा है, और एंड बिल्कुल पॉजिटिव नोट से कर रखा है। राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन दोनों को बिल्कुल मेंटेन किया गया है। इस तरह की राइटिंग एंटी क्लाइमेक्स जॉनरा में बिल्कुल नहीं आती, एंटी क्लाइमेक्स फील्ड में भी नहीं जाती है। तो इसका जो रेल्म है वो रियल जो पार्ट है दैट इज अगेन द क्लाइमेक्स सीन, सारा कुछ जो है टोटली एंड में सेट हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट, इसमें से लिखना सीख सको बेस्ट तरीके से। ट्रस्ट फैक्टर हम देखते हैं, जो क्रिस्टोफर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता था अपने फादर पे, पर वो ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पे कहीं ना कहीं डिसॉल्व होने लग जाता है कहानी में। फिर दोबारा से ट्रस्ट को बिल्ड किया जाता है, डॉग की वजह से ही ट्रस्ट जाता है, डॉग की वजह से ही ट्रस्ट वापस आ जाता है। पर दोनों केस में डॉग अलग है। पहले में डॉग था वेलिंगटन और दूसरे केस में डॉग आ गया सैंडी। पर हाँ, डॉग को ये एब्रिजमेंट करते हुए दो कैरेक्टर के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको वो रखा, बिल्कुल मैनेज करते हुए ट्रस्ट फैक्टर को मूव किया है।
बाकी वही दूरियाँ बढ़ने लग जाती है, जैसे ईड और उसके बाद यानी फादर और उसके बाद जो क्रिस्टोफर, दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ती जाती हैं। फिर उसको वापस लाने के लिए बहुत ही प्यारा एक मेलोड्रामा सीन है। मेलोड्रामा का मतलब वही घर के नोक-झोंक, लड़ाई होना, रूठ जाना, इस तरह की राइटिंग को मेलोड्रामेटिक राइटिंग बोलते हैं। तो मेलोड्रामा का एक बहुत अच्छा टच देखने को मिला, इमोशनल ग्राउंड बहुत ही परफेक्ट था, दोनों के बीच में जो कनेक्शन था, किस तरह से फादर का एक डेडिकेशन टुवर्ड्स द सन, उसने बोला कि जो भी गलती हुई है उसको रिपेयर करते हैं, और रिपेयर का तरीका क्या था कि जिस तरह से ये पूरी कहानी शुरुआत हुई है उसी का एंड कर देते हैं। सच पीस ऑफ राइटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इनकैप्सुलेटेड पीस ऑफ राइटिंग। इनकैप्सुलेशन किया गया है, बिल्कुल एक तरह से कवर्ड कर दिया है पूरे उसको, जहाँ से स्टार्टिंग और एंड दोनों को मीट करने की कोशिश की है परफेक्ट क्लाइमेक्स के साथ। बाकी ये तीन से तो ट्रुथ फैक्टर बिल्कुल सिंपल है, लव बिल्कुल लव इन इमोशन पे है, सेफ्टी आपको पता है किस तरह से वो अपने आप को सेफ रखता था क्रिस्टोफर, उसके लिए जैसे अभी मैंने पीछे बताया एक छोटा सा चाकू लेके घूमता था वो, ताकि उसे लगता था कहीं कोई खतरा ना उसके ऊपर आ जाए। तो तीनों सिंपल चीज़ है ये। बस बाकी आपको जो तेरह उसका स्लॉट डाउन करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है। अगर आपको कोई राइटिंग या किसी उसमें कुछ टफनेस आ रही है तो ये स्लाइड जो है इसको देखो, आप एक बारी रीड कर लेना, काफ़ी लाइंस मिल जाएंगी, और अटेम्प्ट करने का आपको आंसर राइटिंग को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं वो वहाँ के काफ़ी बेसिक आइडिया मिल जाएंगे। बाकी इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैंने एंड में भी कवर कर रखे हैं, तो उसको भी आप एक बारी गो थ्रू हो जाना, बहुत ही सही हो जाएगी आपकी आंसर राइटिंग। बिल्कुल सही, दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन लगते हैं पूरा कंसेप्ट, लॉजिक और इमोशन। लॉजिक कहीं भी कहीं ना वहाँ पे क्रिस्टोफर को एक तरफ लॉजिक के थ्रू ही उसने शेरलॉक होम जैसे बेस्ट कैरेक्टर की तरह यहाँ पे प्ले वो रोल निभाया, और इमोशंस भी काफ़ी जगह दिखते हैं जब वो अपने फादर से बात नहीं करता है। और इमोशन स्टार्टिंग में भी लगता है एक डॉग के मरने की वजह से वो कितना इमोशनल हो जाता है कि उसके इसको वो खुद उठाता है, एंड में डॉग की वजह से वो कनेक्ट होता है। दैट इज़ अगेन द इमोशंस हर उसके ऊपर है। मैं अगर बोलूँ तो ये किस तरह से एक वेव फॉर्मेशन है, जब लॉजिक चल रहा है तो इमोशन थोड़ा सा डिप होता दिखता है, पर जब लॉजिक डिप होता है तब इमोशन राइज होते रहते हैं। तो सिंपल एक वेवी फॉर्म ऑफ राइटिंग परफेक्शन के साथ जो है इसमें दिखाया गया है। बाकी देखो उसी का और अच्छी तरह से देख लो। इम्पोर्ट किस तरह से ऑटिस्टिक जो पर्सन होते हैं उनके पर्सपेक्टिव, और किस तरह से उनको लगता है कि जो वर्ल्ड है वो एब्सर्ड है, उसका कोई मीनिंग नहीं है वर्ल्ड का। तो एब्सर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पर्सपेक्टिव जो हमारे पास यहाँ सेट किया गया है वो किसका है, ऑटिस्टिक वन का। यानी जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो लोग जो है वो जूझ रहे होते हैं, जिनको इस तरह की चीज़ होती है, उनके लिए दुनिया किस तरह से एब्सर्ड लगती है और उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो वो नॉर्मल लोग और उनके बीच में यहाँ पे बात की गई कि कौन नॉर्मल है रियल में। जो लोग नॉर्मल होते हैं मेरे ख्याल से वही जो है उनको ही रियल मीनिंग नहीं पता वर्ल्ड का, और वो काफ़ी बकवास चीज़ें करते हैं, और जो ऑटिस्टिक है वो नॉर्मल है। तो इस तरह का दोनों के बीच में कोरिलेशन दिखाया गया है। The action of the people of the autism spectrum often seem the difficult to comprehend the people। उन्हें लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सोशल कोऑर्डिनेशन उनका उतना परफेक्ट होता नहीं है। जैसे इसमें भी दिखा रखा है क्रिस्टोफर जो है वो कई कलर को हेट करता है, जैसे कि येलो और ब्राउन उसे बिल्कुल नहीं पसंद होता, यहाँ तक कि इस तरह की चीज़ों को वो खाता ही नहीं है। पर फिर वो कमेंट करता है बाकी लोगों के ऊपर जो कि रेस्टोरेंट जाते हैं, जो खाना मिलता है उसे खाते हैं, कोई कलर वलर का वो नहीं देखते। क्रिस्टोफर को ये भी है कि कई फिगर ऑफ स्पीच और कई जो सेंटेंस उसे बिल्कुल नहीं पसंद आते, और ऐसे क्यों रखा है क्यों गया, जैसे ही वॉज द एप्पल ऑफ माई आई। पीपल ऑफन यूज द फ्रेजेस लाइक विदाउट थिंकिंग, और उसके बारे में बिना सोचे वो कहीं पे कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। अब एप्पल का क्या लेना देना आँखों से। तो इस तरह से जो ऑटिस्टिक का जो माइंड है और ऑटिस्टिक पेशेंट का जो माइंड होता है या ऑटिस्टिक इंडिविजुअल का माइंड जो होता है, उसको नॉर्मल जो माइंड है उससे कंपेयर किया गया, और यहाँ पे एक तरह का बोल्ड क्वेश्चन रेज किया कि आउट ऑफ दीज टू कौन है यहाँ पे नॉर्मल, द फर्स्ट केस और द सेकंड केस। For that Christopher perspective emphasizes the amount of the sensory stimulation that the people are constantly receiving. क्रिस्टोफर एक्सपीरियंस करता है दैट वर्ल्ड डिफरेंटली एंड कांट इग्नोर द एक्सेस इन्फॉर्मेशन दैट द ब्रेन रिसीव। उसका मानना है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ब्रेन रिसीव करता है, इतनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। इस नरेशन पोर्ट्रेज दैट ओवर स्टिमुलेशन द मॉडर्न वर्ल्ड एब्सर्डिटी ऑफ द अर्बन लाइफ। ये जो कुछ लोग हैं जो अर्बन लाइफ को लीड कर रहे हैं, यानी जो शहरी लोग हैं, ये ओवर स्टिमुलेशन कर रहे हैं, अलग अलग साइन के अलग अलग मीनिंग जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पूरी लैंग्वेज का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको वो बहुत ही बुरी तरह से उस पर असर डाल रहे हैं। उसके बाद
दैट अर्बन लाइफ इंक्लूड जाइजेंटिक ट्रेन्स ट्रैवलिंग थ्रू द टनल्स, टनल से क्यों जाना, इतने बड़े बड़े जो है वो ट्रेन क्यों बनाना। क्रिस्टोफर नरेशन फोर्सेस द रीडर टू रीवैल्यूएट द मस्ट द व्हाट मोस्ट द पीपल कंसिडर नॉर्मल एंड कंसिडर द एंटायर कंसेप्ट ऑफ द नॉर्मेलिटी इज सब्जेक्टिव। तो इस तरह का क्वेश्चन रेज किया है, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं, अब हमारा जो नॉर्मल की जो डेफिनेशन है वो है क्या। तो इस तरह का सब्जेक्टिव थॉट, ठीक है, सब्जेक्टिव एसेंस के ऊपर क्वेश्चन रेज किया है, सब्जेक्टिविटी के ऊपर, कि हमारी सोच हमें चीज़ों को देख के बताती है कि वो चीज़ नॉर्मल है कि नहीं है। पर ये जो सोच है ये क्या ये खुद एक सही है, जो हमारा थिंक फैक्टर है, जो हमारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, सोचने की क्षमता, और जिस बिहाफ पे हम सोच रहे हैं, क्या उस बिहाफ पे हम किसी इंडिविजुअल को देख के उसके पैरामीटर को उसके पैरामीटर्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है। क्या पता जिसे हम एबनॉर्मल बोल रहे हैं वो नॉर्मल हो और जो नॉर्मल है वो एबनॉर्मल हो। ये तो सोचने वाले के ऊपर है। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जैसे एक बहुत बड़े साइकोलॉजी वाले एक कंसेप्ट को यहाँ पे रेज किया गया है। Able but not a disabled, a study of the mark and the curious incident of the dog in the night time। ये सच में एक राइटिंग जो है डिफरेंटली एबल्ड का है, नॉट डिसेबल्ड। अब आपको भी पता होगा कि किस तरह से हम जो है अपंग और इस तरह के स्टेटमेंट नहीं यूज़ करने होते, हम क्या बोलते हैं दिव्यांग, यानी स्पेशल जो है वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। यहाँ पे एक एग्जैक्ट डेफिनेशन मिलता है जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी काम कर चुकी है और कर ही रही है, कि अब डिसेबल्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिसेबल्ड का मतलब होता है वो लायक ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, जो लोग डिसेबल्ड है वो बाकी किसी एक काम में बहुत एबल्ड है, तो डिफरेंटली एबल्ड अब बोला जाता है उन्हें, हिंदी में उन्हें दिव्यांग बोला जाता है। तो डिफरेंटली एबल्ड का कंसेप्ट फ्रॉम अ डिसेबल्ड अब हम शिफ्ट हो चुके हैं टुवर्ड यूजिंग द वर्ड सच एज डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। ठीक है, तो वो डिफरेंटली एबल्ड हमें यहाँ देखने को मिलता है साफ इस राइटिंग में। क्रिस्टोफर जो है बेशक बेशक उसका सोशल कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, वो सोशल जो है किस तरह से उसका कोऑर्डिनेशन और जो कॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल वीक है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉजिकल माइंड जो कि आउट ऑफ वे है, जिसको उसने अपने मैथ्स के ए लेवल जैसे एग्ज़ाम को भी क्लियर किया है। अब इस तरह की कॉम्प्रिहेंशन के सच में रियलिटी क्या है इसमें। देखो, मार्क हैडन ने पूरा एक यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ किया है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टोफर इज। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर सच में किस तरह का कैरेक्टर है। ही नोस दैट एवरीवन ऑन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, सारे नेशन के नाम पता थे, कैपिटल्स पता थे, प्राइम नंबर उसे पता थे अप टू 70,000, 77 तक। ही आइडेंटिफाई द क्रीचर्स मोर देन द पीपल, जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेता था। कलर की उसको बहुत अच्छी नॉलेज थी, इस वजह से उसके ऊपर उसने अपने चॉइसेस रख रखे थे। फिर किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑटिस्टिक है और ये डिसेबल्ड है, ये तो भाई बहुत ही एबल्ड है। तो डोंट बी एज अ होल एज द लीस एंड द लव द ह्यूज। उसके बाद उसके ऐसे क्वेश्चन जो रेज करता था वो है द रियलिटी ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। ये जो है ये कंसेप्ट ये रेज करता है कि सच में क्या रियलिटी है, इस तरह के कैरेक्टर को हम क्या बोले। फिर उसके बाद दैट एक्सप्लेन्स दैट द ड्रीम, उसने ड्रीम का कंसेप्ट बताया कि ड्रीम क्या होता है और किस तरह से ड्रीम में हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितना रियल वर्ल्ड और ड्रीम में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है, और ड्रीम सच में एक रियल वर्ल्ड से बेहतर है। मार्क हैडन यूटिलाइज द पीक ऑफ द स्टोरी एज अ रूट ऑफ द क्रिस्टोफर टू बी द वन ऑफ द misconstrued the peak of the story is the point Christopher father advises him that he is on the one stack of the pitchfork। जब क्रिस्टोफर के फादर ने उसे बोला कि किस तरह से उसने पिचफोर्क को स्टमक में डाल दिया था वेलिंगटन के यानी कुत्ते के, तो डेमोन्स्ट्रेट टू बी a lot for the Christopher and devises a plot to escape in the view of the new sentiment of the doubt। क्रिस्टोफर को बहुत अजीब लगा ये सब सुन के, और क्रिस्टोफर उसके बाद उसने बात करना बंद कर दिया। और भी कई ऐसे सीन है और कई जगह ऐसा कन्फ्यूज़न है कि क्रिस्टोफर के डैड ने जो है उससे खुद रिक्वेस्ट किया दैट आई डोंट नो व्हाट टू से, दैट आई वाज इन सच अ मेस, that she left a note and then she rang and I said that she was in the hospital because I don't know to explain it was so complicated। ये सारी बात बता रहे हैं वो किस तरह से उसने ये क्यों बोला कि जो उसकी मदर है जो उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि उस समय उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वो पूरा प्रीपेड नहीं था, वो इतना लॉजिकल नहीं था जितना लॉजिकल जो है क्रिस्टोफर कैरेक्टर है। तो क्रिस्टोफर जैसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को पावरेलियंट कैरेक्टर को प्लेस करना वो एक मास्टरपीस है सच में। ठीक है, तो इस तरह का एक बेहतरीन कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन करना, और सच में अगर एक प्लॉट अगर आपका स्ट्रांग है तो उसके ऊपर कैरेक्टर भी है तभी खिलता है, या फिर कैरेक्टर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि प्लॉट और कैरेक्टर आपस में कंबाइन हो, तभी जो है
इस तरह के नॉवल के जो है इंजन उसी के ऊपर आप डिज़ाइन कर सकते हो या स्टीयर कर सकते हो बाकी कंसेप्ट को, चाहे वो आपका सस्पेंस हो, चाहे वो आपका गॉथिक हो, कोई सा भी हो, दैट नीड्स अ परफेक्ट प्लॉट विद अ परफेक्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट टाइम कैसे कैसे क्वेश्चन है ना, तो ये सर आर्थर कैनन डॉयल की स्टोरी जो शेरलॉक होम्स जैसे कैरेक्टर को है, तो इसमें कई जगह दिखाया गया किस तरह से वो शेरलॉक होम्स को क्रिस्टोफर पढ़ता था और उसी से वो इंस्पायर्ड था। इस कहानी में ही अंदर दिखा रखा है कि वो कहानी पढ़ रहा है और वहाँ से वो काफ़ी कुछ सीख रहा है। इसी वजह से और इसी कैरेक्टर से इंस्पायर होते हुए और इतना ज़्यादा लॉजिकल माइंड लेते हुए तो उसने इस तरह के जो है जो डेथ जो हुआ था वेलिंगटन का, यानी उस कुत्ते का, उसकी उसकी मिस्ट्री को इतनी अच्छी तरह से सॉल्व किया। तो ये सच में एक थ्रिलिंग और सस्पेंस वाली कहानी भी है और काफ़ी इसमें शेरलॉक होम्स का इतना तो नहीं, पर हाँ, एक छोटा बच्चा शेरलॉक होम्स को जैसे डिज़ाइन में ही बिल्कुल कहानी में मूव कर रहा है, तो बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल है मर्डर मिस्ट्री का। बाकी अगर आपको देखना है तो स्लाइड को रोको, काफ़ी यहाँ से आपको लाइंस मिल जाएगी जिससे आप ऐड कर सकते हो। सेम ही ऐसे नहीं है कि आप फॉरवर्ड करते जा रहे हो और बस आगे आगे, ये इसलिए ऐड कर रखा है ताकि आपको यहाँ पे काफ़ी वो मिले पॉइंट्स और आप उसको लिख सको। जैसे ये देखो, क्रिस्टोफर सीम्स इन टू इनडायरेक्टली कमेंट हिज फीलिंग टुवर्ड्स हिज फादर बाय टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टलेशन, ओरायन के ऊपर बात चल रही है। क्रिस्टोफर implies that his father, that who appears to be a loving caretaker but is actually a murderer and the liar like the Orion, कि उसने किससे कंपेयर करा है अपने फादर को ओरायन से, कि जिस तरह से मैं आपको समझता था आप ऐसे होगे वैसे होगे पर आप तो ओरायन निकले, विच क्रिएट्स द आउटलाइन ऑफ द हंटर बट इज़ इन रियलिटी जस्ट सीरीज ऑफ द स्टार्स बिलियंस माइल अवे। जो कि हर बच्चे को दिखाया जाता है और बोला जाता है देखो वो हंटर है, पर रियल में वो हंटर नहीं है, वो कई सारे स्टार्स आपस में कनेक्टेड है उस तरह से। तो ये जो सीन है ना, देखो ये जब तक आप इसको लाइन टू लाइन मूव नहीं करोगे इस सारे इसमें, तब तक आपका एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, तब तक आप एग्जाम्पल कैसे प्लेस करके आ सकते हो। इसीलिए मर्डर मिस्ट्री है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लाइंस के ऊपर काफ़ी ध्यान देना है। अभी एक दो है बस। आई थिंक दैट आई वुड मेक अ वेरी गुड एस्ट्रोनॉट। टू बी a good astronaut that you have to be intelligent and I am intelligent. You also have to understand how machines work and I am good at understanding that how the machine work. You also have to someone who would like being and their own in a tiny spacecraft thousands and thousands mile away. देखो सिंपल सी बात है, ये क्रिस्टोफर जो है चैप्टर नंबर 83 से है और क्रिस्टोफर अपने फादर को बोलता है दैट मिस्टर शेयर इज़ द प्राइम सस्पेक्ट। कहने का मतलब है मिस्टर शेयर्स जो है वो प्राइम सस्पेक्ट है वेलिंगटन की मर्डर को लेके, और वो काफ़ी कुछ, और वो फादर एंग्रीली, फादर उसके बार बार ही बोलते हैं कि इस तरह के इन्वेस्टिगेशन को छोड़ो। क्रिस्टोफर भी बोलता है कि ऑफ एस्ट्रोनॉट बनेगा वो, फैंटेसी एस्केप हो जाए, मतलब वो इस दुनिया से निकल जाएगा, करंट सिचुएशन लिविंग द फादर्स अथॉरिटी। और वो फादर को कहता है कि ठीक है मैं अब दोबारा इस मर्डर मिस्ट्री पे कभी काम नहीं करूँगा, मैं तो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ और मैं बन के दिखाऊँगा और फिर मैं तारों की दुनिया में जाऊँगा। इस तरह से करके अपने एक तरह से फादर को ये झूठी तसल्ली दे रहा है और उन्हें गुमराह कर रहा है ताकि वो दोबारा से उस पे शक ना करे और इसी टाइम पे वो अपने केस को जो है उसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसमें भी वही बातें हैं, देखो उसका एक्सटेंशन है, आप देख लेना, सेम वही बातें हैं। डस्ट डिस्कस किया है कि ऑटिज्म है कि नहीं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, तो नॉर्मली एएसडी क्या है, उसके रिगार्डिंग क्या है, किस किस वे से हम कह सकते हैं, काफ़ी आपको पॉइंट्स मिल चुके होंगे जिसको आप फर्दर ऐड कर सकते हो और अपने आंसर राइटिंग में इस तरह की चीज़ों को प्रूव कर सकते हो कि बिल्कुल सही है कि क्रिस्टोफर बून जो है वो ऑटिस्टिक था। बाकी राइटर से जो पूछा गया यानी कि आपने इस तरह के कैरेक्टर को क्या एएसडी पे डिज़ाइन किया है यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे, तो उन्होंने मना कर दिया। पर फिर भी जैसा कि कैरेक्टर है ये और उसके पूरे अगर हम एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, फीचर्स को देखते हैं, तो हमें साफ लगता है कि एएसडी पे डिज़ाइन ये कैरेक्टर है क्रिस्टोफर। अभी कुछ छोटे मिला के अगर कनेक्ट करके लिखोगे तो एक ऐसे टाइप आंसर भी हो सकता है, पर आपको यहाँ थोड़ा सा और क्लैरिटी मेंटेन हो सकती है। देखो, व्हाई डज क्रिस्टोफर लाइक डॉग्स, तो क्रिस्टोफर को डॉग्स इसलिए पसंद थे क्योंकि दे आर स्मार्ट, ट्रस्टवर्दी, easier to interact with the people. When the Christopher find Wellington dead body, he writes that you always know what a dog is thinking. It has four moods: happy, sad, cross, concentrating, and also the dogs are faithful and they do not tell the lie because they can talk.
These qualities are important to the Christopher because that he struggles to read the social clues and the values honesty. वो ये सब चीज़ रीड नहीं कर पाता था, जबकि ये सब जो है डॉग एक्सेलेंट रीड कर सकते थे। तो जो क्वालिटी क्रिस्टोफर के अंदर नहीं थी वो डॉग के अंदर थी। तो इसीलिए वो डॉग उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे, और एंड में जब बताया था सैंडी जब दिया गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वाई आर द चैप्टर्स प्राइम नंबर? प्राइम नंबर में ही क्यों थे? क्रिस्टोफर असाइन इस चैप्टर प्राइम नंबर, वो अपने चैप्टर को प्राइम नंबर में लिखता था। क्यों? बिकॉज दैट ही अप्रिशिएट्स द वे द प्राइम नंबर आर साइमल्टेनियस सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड। प्राइम नंबर देखो तो सिंपल भी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो प्राइम नंबर हैव ए सिंपल डेफिनेशन बट देयर एग्जिस्ट नो फॉर्मूला फॉर फिगरिंग आउट। क्योंकि प्राइम नंबर देखने में एक सिंपल डेफिनेशन है पर इसका एक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है लिखने का। होप सो आपको प्राइम नंबर पता होगा। प्राइम नंबर जो यानी खुद की टेबल पे आती है, जैसे 2 हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, क्यों 2 है, उसके बाद 4 को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 4 देखो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। तो जो एक से ज़्यादा टेबल में आए वो सब क्या होंगे? वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो 2 सिर्फ अपनी टेबल पे आता है, 2 की टेबल में ही आएगा, 3 अपनी टेबल में आएगा, 3 में, 5 ऐसे ही अपने टेबल में आएगा, जबकि 6 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 6 में भी आएगा। तो जो एक से ज़्यादा टेबल में आने लग जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर, और ये प्राइम है। वो अपने सभी जो राइटिंग उसे प्राइम नंबर पे शिफ्ट करता था, क्योंकि प्राइम नंबर जिसने भी निकाला एक बहुत एक यूनिक था कंसेप्ट, जिसमें कोई एक डेडिकेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, और एक इस तरह का जो कंसेप्ट है, इसीलिए उसे प्राइम नंबर इतने पसंद थे, और उसने प्राइम नंबर को काफ़ी 70,000 समथिंग 77 तक जो है वो याद कर रखे थे। अभी बहुत क्यों पसंद था उसे? क्योंकि वही लॉजिक के ऊपर बात करना और सारे फैक्चुअल बेसिस के वो अंडरस्टैंड करना, तो इन सब की वजह से। किस तरह से अब क्रिस्टोफर की प्राइमरी टीचर थी, क्रिस्टोफर की बहुत जगह मीनिंग बहुत जगह हेल्प करती थी, जैसे इमोशनल गेम, सोशल में, एकेडमिक ग्रोथ में। कई बार उसको मीनिंग किसी चीज़ का समझ नहीं आता था उसमें भी। और कई बारी जैसे कि एंड में भी देखा हमने, जब उसको जाना था तो उसको समझ नहीं आता किस तरह से ट्रेन रेलवे स्टेशन पे पहुंचा जाए और ट्रेन कैसे बोर्ड की जाए। तो इन सब को लेके, और बाकी कोई भी जो उसे नहीं समझ आता था, इसलिए वो हर चीज़ शेयर करता था सियोबान के साथ। एक परफेक्ट एग्जांपल है टीचर का, कि टीचर को किस तरह से फ्रेंडली बेसिस पे डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे स्केफोल्ड करना चाहिए अपने स्टूडेंट को, स्केफोल्डिंग जैसे कंसेप्ट जो है वो। और यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे आइडियाज़ वगैरह जो है, एक टीचिंग का एक एक्सीलेंस जो परफेक्शन देखने को मिलता है, वो ऐसे कैरेक्टर लेके आते हैं। द स्लेम साइड इज मिस्ट्री नॉवल, बस लाइन्स अलग हैं तो इसलिए लाइन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो स्लाइड को रोको और ज़रूर देखना। अब फोरशैडोइंग, जैसे देखो फोरशैडोइंग का मतलब सिंपल क्या है कि कुछ चीज़ को सीन, जो मेन कैरेक्टर है हमारे पास यानी क्रिस्टोफर, उसको जो है वो सब चीज़ ना पता हो जो चल रहा है, पर रीडर को तो, और रीडर को भी उसके थ्रू ना पता हो कि भाई क्या चीज़ चल रहा है। तो क्रिस्टोफर से दो चीज़ छुपाई गई थी, जो रीडर से भी जो चीज़ें छिपाई गई है, तो वो दो चीज़ जो है यहाँ पे फोर शैडोइंग का काम करते हैं, यानी परछाई के अंदर आ जाते हैं। पहली चीज़ हमारे पास है दैट द डेथ ऑफ द मदर, यानी जो जूडी की डेथ, उस कंसेप्ट को छुपाया गया था। और सेकंड जो हमारे पास है कि किसने मारा वेलिंगटन को, मर्डर मिस्ट्री वो। तो फॉरशैडोइंग में आपको दो ही चीज़ लिख के आने, और इसी ने कहीं न कहीं इसी ने पूरी कहानी को स्टीयर किया है, मूव करा, एज़ एन स्टीयरिंग की तरह काम किया है। और पूरी कहानी के प्लॉट को मूव करना और हर जगह जो है एक राइजिंग एक्शन की तरफ मूव करवाना कहानी को, वो यही दो चीज़ थे, एक तो जूडी की डेथ और दूसरा जो है वेलिंगटन की डेथ। तो यही दोनों कंसेप्ट है जिन्होंने इस कहानी को राइजिंग एक्शन की तरफ मूव करवाया। ये उसी को देख लेना। इसी तरह राइटिंग को लिखा गया है, कैरेक्टर के जो है डायलॉग वो किस तरह से हैं। द टोन ऑफ द नॉवल इज इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ब्लेंड है दो चीज़ का, क्लिनिकल एंड द कैंडिड, इट मीन दिस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना किसी चीज़ को है ना, बिल्कुल डायरेक्टली कहना। क्रिस्टोफर रिपोर्ट्स हिज थॉट द ऑब्जर्वेशन विदाउट इमोशन, उसने बात बोली है, कई जगह बोली है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द क्रिस्टोफर एक्सप्लेन दैट व्हाई ही लाइक्स डॉग्स, उसे डॉग्स क्यों पसंद, उसने बोला दैट सम डॉग्स वर द क्लेवरर एंड द मोर इंटरेस्टिंग दैन द पीपल। उसके बाद उसने स्टीव के बारे में भी बोला था, हु कम्स टू द स्कूल ऑन थर्सडे, नीड्स हेल्प टू ईट हिज फूड एंड कुड नॉट इवन फेच अ स्टिक। ऐसे सिबोन आस्क्ड हिम नॉट टू से दिस इज स्टीव्स मदर, को स्टीव मदर को ये सब नहीं कहना, दिस टू द स्टीव्स मदर। तो यानी कैरेक्टर किस तरह से डायरेक्ट बोल रहा है, तो अगर देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, पर फिर भी अगर टोन का एक दो मतलब 5 नंबर तक के अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए ये है, बाकी इतना
कुछ रेलेवेंट नहीं है कि इम्पोर्टेंट है ये उतना। बाकी बस ये रखना चाइल्डिश स्टाइल में लिखा गया, चाइल्ड लाइक उसमें, ताकि जब हम रीडर से रीड कर रहा था या कोई इसे पढ़ भी रहा हो तो नॉर्मली साफ लगता है कि एक बच्चा जैसा होना चाहिए उसी के ऊपर डिज़ाइंड है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई कहानी सुना रहा हो, अपने मैडम से आइडियाज़ ले रहा हो कि किस तरह से लिखना है। मैडम बोल देती है कि कई बार बोल नहीं देती कि वाह तुम क्या अच्छा जो है तुम्हारी कहानी है लाइफ की, तो किताब क्यों नहीं लिख लेते इसके ऊपर। तो ऐसे ही उसने किताब लिखना शुरू कर दिया और वो एक वर्क बन गया जो हमारे पास है। तो कहानी के अंदर एक इस तरह से कहानी चल रही है कि वो कहानी लिख रहा है और जिसको देख के लगता है कि हाँ एक चाइल्ड लाइक नैरेटिव है। बिल्कुल बिल्कुल चाइल्ड लाइक नैरेटिव है। और तो बस ये ध्यान रखना है आपको, ये जो नॉवल जो है फाइनली उसको जिस तरह से लिखा गया है वो चाइल्ड लाइक और चाइल्ड लाइक नैरेटिव के वे से डिज़ाइंड है बस, साइन किया गया। तो ये थोड़ा देखना है। द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम, ज़्यादातर ये स्विंडन एक रियल लाइफ सबर्ब ऑफ इंग्लैंड, जो सच में सबब मीन्स अगेन जो दो शहर जैसे कि शहर ये आसपास जो है ये जो बिल्डिंग्स है उसके बीच में जो ये जो पूरा रोड है दैट इज़ जो गली से टाइप की है जो रोड है, शहर टाइप के जो रोड होते हैं दैट इज़ अ सबब ऑफ द इंग्लैंड। तो 1990 में तो इंग्लैंड इकोनॉमी इस समय पे एक्सपीरियंस कर रही थी डाउनफॉल, और कभी ऊपर भी उठ रही थी पर डाउनफॉल ज़्यादा दिख रही थी जिसकी वजह से रिसेशन आ रहा था। ग्रेट डिप्रेशन जैसे केसेस को देखने को मिला, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया था, इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश होने लग रही थी। तो उसी के सीन को यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह क्रिस्टोफर के जो फादर हैं वो ब्लू कॉलर जॉब पे थे। उसके बाद वो मिडिल क्लास से थे, उनके पास एक छोटा सा गार्डन था जिसे वो टिल करके कमा सकते थे थोड़ा बहुत के मैनेज कर ले। क्रिस्टोफर स्पेशली लाइक्स टू गो आउटसाइड, उसे पसंद था और बाहर तारों को देखना और लाइट को फील करना। क्रिस्टोफर मिडिल क्लास और सब अर्बन लाइफ प्रोवाइड शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द लंदन, लंदन का लाइफ वो दिखा रखे लाइफ स्टाइल। तो यानी आसपास पूरा जो है पूरी बिल्डिंग बिल्डिंग है, रोड है वगैरह इस तरह से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दिस सबर्ब जो मैंने बताया था। लंदन इज ओवरवेलमिंग एंड इज मदर्स अपार्टमेंट इज टू स्मॉल टू हैव ए गार्डन, मदर के अपार्टमेंट दिखा रखा है। तो अर्बनाइज कल्चर इसमें दिखा रखा है। साथ ही साथ डिप्रेशन के टाइम पे, ग्रेट डिप्रेशन के बाद अब इंग्लैंड थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था पर फिर भी डाउनफॉल आ रहा था। तो हाँ ये है कि इकोनॉमिक वे से और इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और जो आसपास का जो माहौल है वो इसमें साफ देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मिरर टू द इकोनॉमी है ये उस टाइम की। ठीक है, तो मिरर टू द इकोनॉमी अगर हम इसको कहीं एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम ये भी कह सकते हैं इकोनॉमी का एक ऑफ शूट है 1980s 1990s के टाइम का। बाकी देखो ये मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया इसके रिगार्डिंग, तो आप एक बार इस स्लाइड को रोको और देखो, ये उसी का रोको और देख लो। जो जो लाइन अगर आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो उसे लिख लो। वैसे तो सारी लाइंस इसमें काफ़ी अच्छी और बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, तो प्लीज़ लाइंस को ज़रूर देखना। अब ये हम बोले कि इस क्रिस्टोफर द अल्टीमेट रिलायबल नरेटर, क्या वो रिलायबल नरेटर है जिस पे भरोसा किया जा सके? बिल्कुल, कई हैं हम जिसके ऊपर हम कह सकते हैं क्रिस्टोफर एक एक्सेप्शनली रिलायबल नरेटर है, क्योंकि सबसे पहले उसका एक एक्सलेंट मेमोरी, उसकी बहुत ही शार्प मेमोरी थी, बेसिकली थी फैक्चुअल मेमोरी। और उसके बाद अनसेंटिमेंटल बाय नेचर था, ऐसा नहीं कि ज़्यादा इमोशनल होके कुछ भी बोल दिया। उसके बाद उसका एक यूनिक ऑब्जर्वेंट था, हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखता था, फिजिकल डिटेल सराउंडिंग की बहुत अच्छी रखता था, इंक्लूडिंग द एंटायर कन्वर्सेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ, स्मेल वेल सब कुछ। तो और बाकी लाइन से कई ऐसे हम फैक्ट है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ क्रिस्टोफर जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक अल्टीमेट रिलायबल नरेटर है। बिल्कुल सही उसने चीज़ों को लिखा है उसमें और बताया है। Although the Christopher is reliable and the trustworthy observer, but he could also be considered as unreliable narrator। ये भी बोला जा सकता है that he often lacked the emotional intelligence, कि उसके अंदर कमी थी, तो उसने उस तरह से इमोशनल डिप करके उन सारी चीज़ों को नहीं लिखा, क्योंकि कई चीज़ इमोशनल ग्राउंड पे भी डिज़ाइन होती है तो वो नहीं लिख पाया। When the Christopher and his father get into the physical fight, the Christopher says that I had no memory for a short while. इट वॉज लाइक समवन दैट हैड स्विच मी ऑफ एंड दे स्विच मी ऑन अगेन। देखो इस तरह से उसने इमोशन को प्रेजेंट किया। जब उसके फादर और उसके बीच में झड़प हो गई थी तो उसने बोला कि नहीं मेरे पास दिमाग ही नहीं है, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे दिमाग को बंद कर दिया और फिर दोबारा से ऑन किया हो।
तो फर्दरमोर दैट हिज सेरिब्रल पॉइंट ऑफ व्यू, उसका सेरिब्रल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रियलिटी, अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स रियलिटीज थी इसमें सेरिब्रम मीन्स पार्ट ऑफ द ब्रेन जहाँ से हम सोचते हैं, और सेंस ऑर्गन जहाँ से रिस्पॉन्स करता है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, इतना एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं था। क्रिस्टोफर परफॉर्म्स द मेंटल जिम्नास्टिक और द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रखता था वो चीज़ों में। तो रिलायबल भी है, अनरिलायबल भी है, डिपेंड होता है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको किस तरफ फोकस करना है। अगर सिंपल आए कि इज़ रिलायबल और नॉट, तो आप दोनों तरफ से बैलेंस करके लिखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी उसका एक्सटेंशन आप किया गया तो सिंपल है। अब इसके बाद है व्हाट डज द एंडिंग मीन, एंडिंग किस तरह क्लाइमेक्स, उसके साथ साथ किस तरह से डॉग से शुरू हुआ था, डॉग पे ही खत्म हुआ था, इनकैप्सुलेशन अच्छा किया गया, ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग है, बिल्कुल ही प्यारी एंडिंग कर रखी है, कहीं पे पैसिमिस्टिक पे छोड़ा नहीं, क्लाइमेक्स को मीट किया, एंटी क्लाइमेक्स पे एंड नहीं किया, वही सारी कहानी आपको इसमें लिखनी है। बाकी एक बार इसे भी रीड कर लेना, इसमें ये चीज़ है कि नहीं है। ये द केसेस ऑफ एएसडी इन टू और 2001 एंड 2 में एएसडी के काफ़ी केसेस आने लगे थे उसके रिगार्डिंग। और कोई भी चीज़ जब चल रही हो तो राइटर जो होता है वो उससे फाइनली इंस्पायर हो जाता है, तो उसका रिफ्लेक्शन उसके अंदर दिखता है, तो इसीलिए कैरेक्टर को एएसडी पे डिज़ाइन किया गया है। और ये एएसडी का 2003 को लेके जो एक्ट आया था उसके ऊपर है, तो कुछ आप जब आंसर राइटिंग लिखोगे तो आपको यहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे कहते हैं क्रिस्टोफर एम्प्लॉयज ए नंबर ऑफ पिक्टोग्राफ बनाता था, पिक्चर्स वगैरह जैसे ड्राइंग, मैप्स, फिगर, सब कुछ ओवर द कोर्स ऑफ द नरेटिव, जब वो कहानी बताता था, इस यानी इस कहानी के में जो हमने देखा है। आइडेंटिफाई, कोई एक ऐसा पिक्टोग्राफ बताओ जो उसने बनाया इस नॉवल में। तो बिल्कुल सही, क्रिस्टोफर ने कई सारे कॉन्स्टलेशन को बहुत ड्रॉ करता था, उसने ओरायन को बनाया। ओरायन आपको पता होगा इस तरह का, इस तरह का, इस तरह करके ऐसे स्टार होता है एक, है ना, ओरायन शेप, या फिर नहीं पता तो आप गूगल करके देख लो। तो ओरायन इसको हंटर शेप भी बोलते हैं। तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है, ये स्टार ऐसे कभी ग्रुप बना के नहीं होते, ये जो मीनिंग होता है हम लोग अटैच करते हैं, ऐसे उसे किस तरह से देखो, किस एंगल से देखो, हर एंगल में अलग अलग शेप होता है। ये लोगों का वहम है, लोगों ने कुछ भी जोड़ दिया कि बोल दिया ये ओरायन है, इसी से जो लाइफ आई है, और ये हंटर शेप का है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये डायनासोर शेप का भी दिखता है। तो इस तरह से अपनी बातों को जो है उसने रखा। बाकी जो नेक्स्ट थॉट के थ्रू ही जो है मीनिंग अटैच्ड होता है, एक बार इसको रीड कर लेना, बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट इन द क्रिस्टोफर्स कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज, कॉन्फ्लिक्शन क्या क्या है। तो क्रिस्टोफर के कंडीशन डायरेक्टली रिजल्ट करते हैं कुछ माइनर कॉन्फ्लिक्ट को, मेजर कॉन्फ्लिक्ट को भी, ठीक है, जैसे फादर और क्रिस्टोफर के बीच में हमेशा माइनर कॉन्फ्लिक्ट होते आ रहे थे, और ये फादर ने किस तरह से एंड में बनाया, वही सारी कहानी यार एक में लिखना है। ठीक है, बस एक बारी क्वेश्चन को देख लेना और एक बारी आंसर हल्का सा बस रीड कर लेना है ना, वीडियो को रोक देना, जहाँ जहाँ आपको सही लगे, जहाँ ध्यान देना हो। बाकी कोई डाउट वगैरह तो नीचे ज़रूर कमेंट करना। ये कुछ सजेशन का लिखने का मन है, कुछ हटके लिखने के लिए, तो आप इसके आंसर लिख सकते हो अगर लिखना हो तो आपको, और उसे आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से आपने कितना बेहतरीन लिखा है, कैसा नहीं। तो ये सजेस्टेड ऐसे टॉपिक है, इसको आप कवर कर सकते हो इस नॉवल के रिगार्डिंग, फायदा होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना आप। और बाकी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक आईडी पे अजितेश आनंद, सिंपल आपको टाइप करना है और सर्च करना है, मैं आपको मिल जाऊंगा। और बाकी अगर कुछ भी हो, कोई डाउट हो, या कोई एक सिलेबस का कोई पार्ट अगर कवर करवाना हो, तो इस वाले नंबर पे प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करना। और ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आपको कुछ स्पेशल और रिक्वेस्ट सेंड करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप मुझे देखना वैसे चाहते हो तो ओनली गूगल कर सकते हो अजितेश आनंद सिंपली, ठीक है, तो मैं आपको वैसे ही दिख जाऊंगा। और स्पेशल थैंक्स सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार प्लीज़ ज़रूर करो, और शेयर भी करो ताकि ये जो चैनल है वो क्रीम लेयर पे आ सके। बाकी कुछ भी अगर इसमें आपको समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करना, और कमेंट्स ज़रूर किया भी करो। एक हैबिट रखो कि कमेंट्स करने की, ताकि ये जो है यूट्यूब जैसे सर्च जो है ये पूरा प्लेटफॉर्म इसको ऊपर लेके आ सके। थैंक यू।